पेशे खिदमत है कहानी उमरू अय्यार और तोता डाकू। गोजी कामा बहुत बड़ा जादूगर था। वो जादू के जोर से हर साल नई नई चीजें बनाता रहता था। कभी वेल मछली बना डालता था, कभी गेंद बना डालता था और कभी अजदहा बना डालता था। इन खतरनाक चीजों को तैयार करके वो इंसानों की आबादियों में भेज देता था, जहाँ ये जादू की चीजें बेहद तबाही मचाती थी, जिसे देखकर गोजी कामा खूब हंसता था। एक मर्तबा गोजी कामा के मन में समाई के परिंदों पर तजर्बा करना चाहिए। चुनाचे उसने एक तोता पकड़ा और जादू के जोर पर उसे इंसान बना दिया। इंसान बनाने के बाद गोजी कामा ने उस तोते के जरिए दुनिया भर की दौलत इकट्ठी करने के लिए उसे हैबतनाक डाकू बना दिया। डाकू बनाने से पहले गोजी कामा ने तोते के अंदर हर किस्म की ताकत, अय्यारी, मक्कारी, अकल और फुर्ती डाल दी। इस तरह तोता डाकू दुनिया में अपनी किस्म का निराला डाकू बन गया। तोता डाकू जरूरत पड़ने पर उड़ भी सकता था, एक ही वक्त में 10-10 हाथियों को मार भी सकता था और किसी मुसीबत में फंस जाने के बाद अपनी अय्यारी और मकारी से बच भी निकलता था। गोजी कामा ने तोता डाकू को सारे गुर सिखाकर दुनिया की सारी दौलत लूट लाने के लिए रवाना कर दिया। गोजी कामा से रुखसत होकर तोता डाकू बस्तियों पर बस्तियां और शहर पर शहर लूटने लगा और दौलत जमा करने लगा। उन बस्तियों और शहरों के लोग उसकी दहशत से भागकर दूर दूर के मुल्कों को चले गए। कुछ लूटे पिटे लोग उमरू अय्यार के शहर में भी दाखिल हुए, जहां उन्होंने तोता डाकू के जुल्म के बारे में शहरियों को बताया। शहरियों से तोता डाकू के बारे में उमरू अय्यार को पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि सारी दौलत तोता डाकू ने लूट ली तो मेरे हिस्से में क्या आएगा। चुनाचे उसने फैसला किया कि तोता डाकू से मिलकर उससे हिस्सा मांगना चाहिए। यह फैसला करके वो गधे पर सवार हुआ और उसी रात शहर से निकल गया। 3 रोज बाद वो उस शहर में पहुंच गया जिसमें उन दिनों तोता डाकू लोगों को लूट रहा था। उस शहर के लोगों ने उमरू अय्यार को बताया कि तोता डाकू हर रात 12 बजे आता है और शहर का पूरा एक मोहल्ला लूट कर ले जाता है। उमरू अय्यार इस इत्तला पर रात भर जागता रहा और जो ही उसने एक मोहल्ले से इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी तो वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मोहल्ले में जाकर उमरू अय्यार क्या देखता है कि तोता डाकू ने तमाम मोहल्ले वालों को एक जगह जमा कर रखा था और फिर उन पर चमड़े के कोड़े बरसा रहा था। फिर उसने मोहल्ले वालों से कहा कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है अपने घरों से निकाल कर ले आओ और मेरे आगे ढेर कर दो। खबरदार, अगर किसी ने कोई चीज छुपाने की या बचा कर रखने की कोशिश की, चाबुक मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। तोता डाकू का हुक्म सुनते ही सारे लोग अफरा तफरी में अपने घरों की तरफ भागे ताकि सामान लाकर तोता डाकू को दे दें। उमरू अय्यार ने तोता डाकू का मुआयना किया। वो ज़राफे जितना लंबा था और उसका चेहरा दरियाई घोड़े के चेहरे जैसा था और सर बिन मानस के सर जैसा था। उस पर नजर पड़ते ही इंसान की रूह दहल जाती थी। उमरू अय्यार ने आगे बढ़कर तोता डाकू से अपना तारुफ कराया तो तोता डाकू ने हकारत से जवाब दिया, कौन उमरू अय्यार? मैं किसी उमरू अय्यार को नहीं जानता। उमरू अय्यार हो गए तो अपने घर हो गए। उमरू अय्यार को तोता डाकू का हकारत भरा जवाब सुनकर सख्त शर्मिंदगी हुई। उसने दोबारा कहा, तोता भाईजान, कैसी फजूल बातें करते हो? क्या तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो? मेरे नाम से तो सारा जमाना वाकिफ है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते? सारा जमाना जानता होगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना पसलियां तोड़ दूंगा। अरे डाकू भाईजान, क्यों बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं जानते। उमरू अय्यार की ये कहने की देर थी कि तोता डाकू गजबनाक हो गया। उसने शोले उगलती आंखों से उमरू अय्यार को देखकर कहा, शराफत से जाते हो या तोड़ दूं तुम्हारी गर्दन का मन का? मन का भला तुम कैसे तोड़ सकते हो डाकू भाई? ये कोई शीशे का बना होता है? अलबत्ता मटका तोड़ सकते हो। ओए लंगूर के भतीजे, ये क्या तुम मेरा मगज चाट रहे हो? चलो भागो और मुझे दौलत इकट्ठी करने दो। नहीं तोता मनमोजा जी, अकेले ही अकेले दौलत नहीं इकट्ठी करने दूंगा, मुझे भी हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों, क्या तुम मेरी फूफी के बेटे हो? अगर हिम्मत है तो खुद जाके किसी और शहर में दौलत लूट लो। मैं क्यों जाऊं बेचारे शहरियों को लूटने, ख्वामख्वाह बद्दुआएं लूं उनकी। मैं तो तुमसे अपना हिस्सा वसूल करूंगा। उमरू अय्यार की लगातार चक से तंग आकर तोता डाकू जैश तैश में आ गया। पहले वो समझ रहा था कि शायद ये कोई बहरूपिया है और मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरे उसकी पूरी तवज्जो उन लोगों की तरफ थी जो घरों से सामान लेने गए थे, इसलिए उसने उमरू अय्यार को कुछ नहीं कहा। मगर उसने देखा कि ये शख्स सचमुच मेरे पीछे पड़ गया है तो उसने उमरू अय्यार को सजा देने के लिए अपने दाएं हाथ की एक उंगली उसकी तरफ कर दी। उंगली में से आग का एक शोला निकला जो सीधा उमरू अय्यार की तरफ बढ़ा। उमरू अय्यार पहले ही होशियार था। उसने शोले को देखकर जोर से फूंक मारकर बुझा दिया। उस पर तोता डाकू आग बगूला हो गया। उसने दाईं टांग उठाकर पूरी कुव्वत से उमरू अय्यार को मारी। अगर वो टांग उमरू अय्यार को लग जाती तो उसने 4 कोस दूर जा गिरना था,
लेकिन उमरू अय्यार छलांग मारकर आसमान की तरफ उड़ गया, जिससे तोता डाकू का वार खाली गया और वो लट्टू की तरह घूम गया। इसी दौरान में उमरू अय्यार ने नीचे आकर तोता डाकू की कमर पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज दूर दूर तक गूंज गई और जिस जगह उमरू अय्यार का थप्पड़ लगा था उस जगह पर से तोता डाकू का गोश्त उड़ गया, जिससे उसका लहू धड़ाधड़ बहने लगा। अब तो तोता डाकू पूरी तरह वहशी हो गया। उसके सामने आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ था। फिर वो भला उमरू अय्यार से कैसे शिकस्त खा जाता। उसने उमरू अय्यार को धोखे में रखकर बहुत जोर से उसके माथे पर टक्कर दे मारी। तोता डाकू की टक्कर से उमरू अय्यार का सर घूम गया। उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और तोता डाकू पर जवाबी हमला करने के लिए हवास को दुरुस्त करने लगा। पर तोता डाकू ने उसे संभलने की मोहलत ना दी। उसने जो ही देखा कि उमरू अय्यार कमजोर पड़ गया है तो उस पर टूट पड़ा और उमरू अय्यार को चाबुक मारने लगा। उमरू कुछ देर तो चाबुक खाता रहा, फिर उसकी मार से बेहोश होकर गिर गया, जिस पर तोता डाकू ने नफरत से उस पर थूक दिया और लोगों का इकट्ठा किया कीमती सामान उठाकर वहां से चला गया। बेहोश उमरू अय्यार को उस मोहल्ले के लोग उठाकर जाजिया बुजुर्ग के पास ले गए। जाजिया बुजुर्ग ने मुंह में कोई मंत्र पढ़कर उमरू अय्यार पर फूंक मारी तो उमरू अय्यार ने आंखें खोल ली और अपने इर्द गिर्द देखकर बोला, कहाँ गया है वो तोते का बच्चा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जवाब में जाजिया बाबा बोला, ऐ उमरू, बेसब्री से काम न लो। तोता डाकू इस तरह तुमसे शिकस्त नहीं खाएगा, क्योंकि गोजी कामा जादूगर ने उसके अंदर जादू के जरिए बहुत ज्यादा ताकत पैदा कर दी है। उमरू अय्यार ने ये सुना तो जाजिया बाबा जी से पूछा, इसका मतलब है कि तोता डाकू गोजी कामा जादूगर का आदमी है? हाँ उमरू अय्यार, गोजी कामा जादूगर ने ही तोता डाकू को तोते से इंसान बना दिया है। अच्छा, तो फिर मुझे गोजी कामा जादूगर की मुरम्मत करना होगी। बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो उमरू अय्यार। जब तक गोजी कामा को शिकस्त नहीं होगी तोता डाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। मगर गोजी कामा को शिकस्त देना आसान काम नहीं है। क्यों? क्या वो लोहे का बना हुआ है जो उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती? ये बात नहीं है उमरू, असल में वो बहुत बड़ा जादूगर है। फिर क्या हुआ? मैंने ऐसे जादूगर कई देखे हैं। मैं जादूगरों को क्या समझता हूँ। माना कि तुमने बेशुमार जादूगरों को दुरुस्त किया होगा, लेकिन गोजी कामा बिल्कुल और तरह का जादूगर है। क्या उसके सर पर सींग है या उसकी 4 टांगे हैं? आखिर हम जैसा ही है ना। तुम तो ख्वामख्वाह बहस कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। सुनाए, मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा। असल में मैं जल्द अज जल्द तोता डाकू से इंतकाम लेना चाहता हूँ। वही तरीका तो तुम्हें बताने लगा हूँ, तुम सुनते ही नहीं। अच्छा, सुनाइए क्या तरीका है वो जिससे मैं तोता डाकू से इंतकाम ले सकता हूँ। गोजी कामा जादूगर ने जादू के जोर से एक तोते को इंसान तो बना दिया है, मगर वो उसे मुस्तकिल इंसान नहीं बना पाया। तोता डाकू हर माह जब चांद पहली बार तुलू होता है उस रात फिर तोता बन जाता है और शताल जंगल में अपनी तोती के पास चला जाता है। अगर उस वक्त उस तोते को मार दिया जाए तो जवाब में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तोते के मर जाने के बाद गोजी कामा की ताकत आधी रह जाएगी, फिर उसको हलाक करना बहुत आसान है। ठीक है, मैं अभी से जाके शताल जंगल में छुप जाता हूँ और तोते का इंतजार करता हूँ। अभी से गए तो गोजी कामा को पता चल जाएगा और वो तोता डाकू को भेजकर तुम्हें भी मरवा डालेगा। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे शताल जंगल में कब जाना चाहिए, आप ही बताएं। कल बताऊंगा। आज रात में हिसाब किताब लड़ाकर पहले पता कर लो। उस वक्त तक तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सख्त चोटें आई हैं। चोटों का जिक्र सुनकर उमरू अय्यार के तन बदन में आग लग गई थी। उसका दिल किया कि अभी जाके तोता डाकू और गोजी कामा का गला घोंट दे, लेकिन जाजिया बाबा के समझाने बुझाने पर वो अपना गुस्सा पी गया और सोने के लिए लेट गया। दोबारा आंख उस वक्त खुली जब उसने झोंपड़ी में किसी के गरजने बरसने की आवाज सुनी और जल्दी से उठकर बैठ गया तो क्या देखता है, तोता डाकू जाजिया बाबा की झोंपड़ी के दरवाजे में खड़ा जाजिया बाबा पर गुस्सा झाड़ रहा था। ऐ बुड्ढे, याद रख, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरा झोंपड़ी से निकल कर देख। उमरू अय्यार ने तोते डाकू को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उसे मारने के लिए उठा, मगर जाजिया बाबा ने उसका बाजू पकड़ कर रोक लिया और कहा, इस कुत्ते को भौंकने दो उमरू अय्यार, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर उमरू अय्यार रुक गया। दूसरी तरफ तोता डाकू कुत्ता कहा जाने पर गुस्से से पैर पटकने लगा। ऐ बुड्ढे, तूने मुझे कुत्ता कहा है, मैं तेरी हड्डियां चबा डालूंगा। जरा झोंपड़ी के गिर्द से जादू हटाओ, फिर देखो मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुमने मेरे दुश्मन को अपने पास पनाह देकर मेरी तौहीन की है। अबे चल, बड़ा आया इज्जत वाला। उमरू अय्यार से ना रहा गया तो वो तमस्खराना अंदाज में बोला, अरे इतने ही इज्जत वाले हो तो डाके क्यों मार रहे हो? गोजी कामा के नौकर क्यों बने हुए हो? जवाब में तोता डाकू कुछ ना बोला, बल्कि उस जगह से गायब हो गया।
तोता डाकू के अचानक गायब हो जाने पर जाजिया बाबा ने उमरू अय्यार से कहा, मालूम होता है तोता डाकू गोजी कामा से कोई ऐसी ताकत हासिल करने गया है जिसके जोर पर वो मेरी झोंपड़ी में दाखिल हो सके। तो क्या गोजी कामा उसे ऐसा जादू बता देगा जिसके जोर पर तोता डाकू झोंपड़ी में दाखिल हो जाएगा? नहीं, मैंने अपने गिर्द जो जादू फूंका हुआ है उसे गोजी कामा नहीं तोड़ सकता। फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है? वैसे मेरा दिल कर रहा है कि झोंपड़ी से निकलकर तोता डाकू का मुकाबला करूं और मार मार कर उसका भुरकस निकाल दूं। नहीं, अभी ऐसी गलती ना करना उमरू अय्यार, सब्र से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उमरू अय्यार और जाजिया बाबा ये बातें कर रहे थे कि उनकी झोंपड़ी में जलजला आ गया। झोंपड़ी यूं कांपने लगी जैसे आंधी से नाजुक पौधे कांपते हों। उमरू अय्यार इस जलजले पर खौफजदा होकर झोंपड़ी से निकलने लगा तो जाजिया बाबा ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, उमरू अय्यार, ये क्या करने लगे हो? ये जलजला नहीं है, बल्कि गोजी कामा जादू के जोर पर झोंपड़ी को झटके दे रहा है ताकि हम डर के मारे झोंपड़ी से निकलें और वो हमें काबू कर ले। उमरू अय्यार जाजिया बाबा के तसल्ली देने पर दोबारा बैठ गया और बोला, कहीं ये झोंपड़ी हमारे ऊपर गिर ना पड़े, बहुत जोर से हिल रही है। नहीं, गोजी कामा का जादू मेरी झोंपड़ी को नहीं गिरा सकता, बेफिक्र रहो, अभी थक कर बैठ जाएगा। उसी वक्त तोता डाकू झोंपड़ी के दरवाजे पर नमूदार हुआ और कड़क कर बोला, बाहर आ जाओ तुम दोनों, नहीं तो मेरा मालिक तुम्हारी झोंपड़ी को तहस नहस कर देगा। जवाब में जाजिया बाबा ने कहा, तुम्हारा मालिक सारी उम्र भी जोर लगाता रहे तो इस झोंपड़ी को नहीं गिरा सकता। बेशक आजमा कर देख लो, बड़ा मान है तुम्हें अपनी झोंपड़ी पर। खैर कोई बात नहीं, कभी न कभी तो इस झोंपड़ी से निकलोगे, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। उमरू अय्यार को तोता डाकू की बातें सुनकर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी बाहर जाकर तोता डाकू की नाक मरोड़ दे, लेकिन जाजिया बाबा ने बड़ी मजबूती से उसका बाजू पकड़ रखा था, इसलिए वो तोता डाकू को मुखातिब करके बोला, जान की सलामती चाहते हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मार मार कर बकरी बना दूंगा। तोता डाकू ये सुनकर कह कहे लगाने लगा, फिर बोला, अबे जा बुज़दिल, इस बुड्ढे की बगल में छुपे हुए हो, अगर बहादुर हो तो बाहर आकर मेरा मुकाबला करो, अभी पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। उमरू अय्यार ने तोता डाकू का ये ऐलान सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई और जल्दी से जाजिया बाबा के हाथ से अपना बाजू छुड़ाकर झोंपड़ी से बाहर चला गया और बंदर की तरह उछल उछल कर तोता डाकू के मुंह पर पंजे मारने लगा था। उसने तोता डाकू पर अचानक हमला किया था, लिहाजा तोता डाकू पहले तो परेशान हो गया, फिर जल्दी से संभल कर उमरू अय्यार को घूंसे मारने लगा। उसका घूंसा एक मन वजन का था। वो उमरू अय्यार को लगता तो उमरू अय्यार का दिमाग घूम जाता। उमरू अय्यार ने जब देखा कि तोता डाकू ताकत के जरिए शिकस्त नहीं खाएगा तो उसने अय्यारी से काम लेने का फैसला किया। उसने लड़ते लड़ते जंबील से करामाती सुरमा निकालकर आंखों में डाल लिया, जिसके साथ ही वो तोता डाकू की नजरों से ओझल हो गया। तोता डाकू ने एकदम उमरू अय्यार को गायब होते देखा तो वो समझ गया कि अब मेरी खैर नहीं है, चुनाचे वो वहां से परिंदों की तरह उड़ गया। उमरू अय्यार ने तोता डाकू के फरार हो जाने पर आंखों पर उंगलियां रगड़कर सुरमा निकाल दिया और वापस झोंपड़ी में आ गया। झोंपड़ी में जाजिया बाबा उसकी तरफ से बड़ा परेशान बैठा था। उसने उमरू अय्यार को सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने उमरू अय्यार से कहा, उमरू अय्यार, तुम तो बड़े बहादुर हो, तोता डाकू को बड़ी जल्दी तुमने मार भगाया है। उमरू अय्यार ने जवाब में कुछ न कहा। वो सोच रहा था कि अब मुझे यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए और गोजी कामा जादूगर की खबर लेनी चाहिए। जाजिया बाबा उसके दिल की बात समझ गया। उसने उमरू अय्यार से कहा, तुम यहाँ से जाना चाहते हो उमरू अय्यार, बड़े शौक से जाओ, मगर आज की रात यहाँ रुक जाओ। आज की रात? क्या कोई खास बात है जो आप मुझे रोक रहे हैं? हाँ, आज की रात मेरी झोंपड़ी में परिस्तान का बादशाह, तलिस्मात की मलका और सोने की दादी की शहजादी आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिल लो। हो सकता है उनमें से कोई गोजी कामा के सिलसिले में तुम्हारी मदद पर आमादा हो जाए। जाजिया बाबा के समझाने पर उमरू अय्यार झोंपड़ी में ठहर गया। रात हुई तो झोंपड़ी में तलिस्मात की मलका शमूना, सोने की वादी की शहजादी अलमास और परिस्तान का बादशाह शहराम दाखिल हुए। जाजिया बाबा ने उनकी खूब खातर मदरात की, फिर उनका तारुफ उमरू अय्यार से कराया और कहा कि गोजी कामा और तोता डाकू को हलाक करने पर यह शख्स आमादा है। परिस्तान का बादशाह झट से बोला, मगर जाजिया, ये शख्स तो बहुत दुबला पतला है और मस्खरा मालूम होता है, ये भला गोजी कामा जादूगर को कैसे हलाक कर सकता है? जाजिया बाबा हंसकर बोला, ये देखने में दुबला पतला, वरना ये हाथी को भी मुक्का मारे तो उसकी जान निकाल दे। तोता डाकू को यहाँ से उसी ने मार भगाया था। ये सुनकर तलिस्मात की मलका शमोना ने उमरू अय्यार से कहा, ऐ इंसान, क्या वाकई तुम
गोजी कामा से मुकाबला करना चाहते हो? हाँ मलका मोहतरमा, मैं उस नाहंजार की मट्टी पलीत करना चाहता हूँ, उमरोयार ने जवाब दिया। अब सोने की शहजादी अलमास ने उमरोयार से पूछा, क्या तुम भी जादू जानते हो? उमरोयार ने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं शहजादी साहिबा, मैं जादू वादू को पसंद नहीं करता। हाय, तुम जादू को पसंद क्यों नहीं करते? फिर तुम गोजी कामा को शिकस्त कैसे दोगे? शहजादी ने हैरान होकर कहा। उसकी आप फिक्र न करें शहजादी साहिबा, मैं गोजी कामा तो क्या उसके बाप को भी शिकस्त दे दूं। वो कैसे, जरा हमें भी बताओ, तुम तो बड़े दिलचस्प इंसान हो, मलका बोली। बस वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने शिकस्त खाई है या गोजी कामा ने। वाह भाई, सूरमा हो तो ऐसा हो। मुझे खुशी हुई है उमरोयार तुमसे मिलकर। अगर तुमने गोजी कामा को हलाक कर दिया तो मेरे खजाने में से जो शय पसंद करोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। परिस्तान के बादशाह ने खुश होकर कहा, और मैं भी मुंह मांगा इनाम दूंगी। मलका भी फौरन बोली, मेरा खजाना भी हाजिर है, जो चाहे उठा लेना। शहजादी ने भी ऐलान कर दिया। इस पर उमरोयार की खुशी से बातें खिल गईं। उसने खुश होकर कहा, तो बस फिर तैयार रहिए, मैं अनकरीब आपसे इनाम वसूल करूंगा। जरूर जरूर, हमारे खजाने हाजिर हैं, जो मांगोगे वो देंगे। बादशाह, मलका और शहजादी ने यक जबान होकर कहा। उसके बाद जाजिया बाबा बोला, अच्छा अब जरा काम की बातें हो जाएं। सबसे पहले तो उमरोयार को आप ये बताएं कि गोजी कामा जादूगर रहता कहाँ पर है। फिर ये बताएं कि ये उसे हलाक कैसे कर सकता है। जवाब में शबराम बादशाह ने कहा, गोजी कामा कोहे तलवान के ऊपर एक किले में रहता है। उस किले के 12 दरवाजे हैं और उन दरवाजों पर 12 जादू के अजदहे पहरा देते हैं, जिनके मुंह से हर वक्त आग के शोले निकलते रहते हैं। अगर कोई शख्स उन अजदहों से एक कोस दूर भी हो तो उन्हें उसका पता चल जाता है और वो शोले भेजकर उसे राख कर देते हैं। किले में दाखिल होने का एक ही दरवाजा है, उसका इल्म सिर्फ गोजी कामा को है। बाकी 11 दरवाजों के जरिए गैर शख्स किले में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई अजनबी दाखिल होने की कोशिश करे भी तो वो दरवाजे उस अजनबी को पीस डालते हैं। हत्ता कि छोटा सा परिंदा भी जिंदा बचकर अंदर किले में नहीं जा सकता। जिस दरवाजे के जरिए किले में दाखिल हुआ जा सकता है, उसका पता करने के लिए चांद की 14वीं रात का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उस रात उस दरवाजे का साया जमीन पर नहीं पड़ता बल्कि किले की दीवारों पर पड़ता है। शबराम बादशाह ने अपना बयान खत्म किया तो मलका शमोना बोली, इसके अलावा किले के अंदर की हालत ये है कि इसमें पूरे 1000 कमरे हैं। उन कमरों में दुनिया जहान की दौलत भरी हुई है। जो शख्स उस दौलत को देखकर लालच में पड़ जाता है और कमरे में दाखिल हो जाता है, वो वापस बिल्कुल नहीं निकलता, बल्कि कमरे के अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। गोजी कामा इन कमरों में से ही एक कमरे में रहता है। शहजादी अलमास बोली, गोजी कामा जिस कमरे में रहता है उसमें से मरे हुए चूहों की बू निकलती रहती है। जो शख्स भी उस बू को सूंघ ले वो पागल हो जाता है और किले के पुराने कुएं में छलांग लगा देता है। उमरोयार ने शबराम बादशाह, मलका शमोना और शहजादी अलमास की जुबान से गोजी कामा के बारे में इतनी बातें सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने शबराम बादशाह से पूछा, आलीजा, जब गोजी कामा के बारे में आप इतनी मालूमात रखते हैं तो अब तक आपने उसे मरवा क्यों नहीं दिया? शबराम बादशाह बोला, मैंने अपने कई बहादुर परिजाद गोजी कामा को कत्ल करने के लिए रवाना किए थे। गोजी कामा बहुत अय्यार और मक्कार है। उसने मेरे भेजे हुए परिजादों को धोखेबाजी से काम लेकर हलाक कर दिया। आप गोजी कामा को हलाक क्यों कराना चाहते हैं? उमरोयार ने पूछा। वो अपने तोता डाकू को हमारे मुल्कों में भेजता रहता है और हमारी दौलत लूटता रहता है। मलका शमोना बोली, तोता डाकू को भी आप नहीं मार सकते, जबकि आपके कब्जे में जिन और द्यो हैं। गोजी कामा ने तोता डाकू के अंदर बेपनाह कुव्वत डाल रखी है। वो हमारे द्योओं और जिन्नों को शिकस्त दे देता है। शहजादी अलमास ने कहा। इन बातों से फारिग होकर शहराम बादशाह, मलका शमोना और शहजादी अलमास ज़ारा बाबा की झोंपड़ी से चले गए। उनके जाने के बाद उमरोयार ने ज़ारा बाबा से कहा, इसका मतलब है गोजी कामा मामूली जादूगर नहीं है, मुझे उससे होशियार रहना होगा। ज़ाज़ा बाबा बोला, हाँ उमरोयार, तुम्हें गोजी कामा से होशियार रहना पड़ेगा, वरना वो तुम्हें भी हलाक कर देगा। आप फिक्र न करें, मैं उस शैतान की सारी जादूगरी तोड़ कर रख दूंगा। मुझे उम्मीद है उमरोयार कि तुम उस जालिम को जरूर शिकस्त फाश दोगे। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जल्द अज जल्द कोहे तलवान पर पहुंचकर गोजी कामा के किले में दाखिल होने की कोशिश करूं। उमरोयार उठता हुआ बोला। जवाब में ज़ाज़ा बाबा भी खड़ा हो गया और उसने उमरोयार के सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसे गोजी कामा के किले की तरफ रवाना कर दिया। उमरोयार ज़ाज़ा बाबा से रुखसत होकर कोहे तलवान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उमरोयार को देखकर रोना शुरू कर दिया।
उमरो अय्यार ने बूढ़ी औरत से रोने की वजह पूछी तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा उमरो अय्यार, तोता डाकू आज रात मेरी बेटी के जेवर लूटने आ रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। उमरो अय्यार ने हैरान होकर कहा, तो फिर आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हैं और कहाँ जाती? हमारे शहर का हाकिम बहुत बुज़दिल है, उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं रोती हुई यहाँ आकर बैठ गई कि शायद इस रास्ते से कोई शाहजोर इंसान गुजरे जो मेरी मदद करने पर आमादा हो जाए। उमरो अय्यार को बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन न आया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस औरत को मेरे नाम का कैसे पता चला है, लेकिन उसने बूढ़ी औरत पर अपना शक जाहिर न किया, बल्कि उससे बोला, चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी बेटी के जेवरों की हिफाजत करूंगा। बूढ़ी औरत उमरो अय्यार को अपने घर ले गई। उमरो अय्यार जो ही बूढ़ी औरत के घर में दाखिल हुआ, बूढ़ी औरत की शक्ल बदल गई और वो चुड़ैल बन गई। उसने चुड़ैल बनते ही उमरो अय्यार पर हमला कर दिया, मगर उमरो अय्यार चूंकि पहले ही उस पर शक कर रहा था, इसलिए उसने जंबील से फौरन करामाती चाबुक निकालकर चुड़ैल को पीटना शुरू कर दिया। चुड़ैल पर चाबुक पड़े तो उसकी खाल उधड़ने लगी और वो चीखें मारने लगी, हाय हाय मैं मरी, मुझे ना मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उमरो अय्यार ने चाबुक मारने बंद न किए, बल्कि उस वक्त तक चुड़ैल को चाबुक मारता रहा जब तक वो मर ना गई। इसके बाद उमरो अय्यार ने सोचा, अब मुझे नजरों से गायब हो जाना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। चुनाचे वो आंखों में करामाती सुरमा डालकर नजरों से गायब हो गया। इस हालत में वो दोबारा कोहे तलवान की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक ऐसी वादी में पहुंचा जिसके अंदर बेतहाशा फूल खिले हुए थे और उन फूलों के अंदर हसीन और जमील परियां खेल रही थी। उमरो अय्यार को वो फूल और परियां बहुत प्यारी लगी। उसका दिल चाहा कि वो आंखों से करामाती सुरमा निकालकर सबके सामने आ जाए और परियों से खेलने हंसने लगे, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस तरह वक्त जाया होगा। चुनाचे वो चलता गया। फूलों और परियों के दरमियान से गुजरते हुए एक जगह उसने एक बहुत कीमती और खूबसूरत तख्त देखा, जिसके ऊपर सोने और हीरे जवाहरात का ताज पहने एक मलका बैठी थी। उमरो अय्यार ने कीमती ताज को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि चुपके से जाकर मलका के सर पर से ताज को उतार लेना चाहिए। ये फैसला करके वो मलका के पीछे जा खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर जूं ही मलका के सर पर से ताज उतारने लगा, उस ताज में से आग के शोले निकले जिन्होंने उमरो अय्यार को अंधा कर दिया। उमरो अय्यार अंधा होते ही बेहोश हो गया। बहुत देर बाद होश में आया तो वो एक बदबूदार तहखाने में पड़ा था। वो तहखाना बेहद ठंडा और तंग था, उसकी दीवारें और फर्श गीले गीले थे। उमरो अय्यार ने हाथ बढ़ाकर तहखाने का जायजा लिया तो उसे उसमें कोई खिड़की या दरवाजा मालूम ना हुआ। बस ऊपर छत के पास छोटा सा रोशनदान था जिससे हवा और मामूली सी रोशनी अंदर आ रही थी। उमरो अय्यार बिल्कुल अंधा हो जाने के बायस सख्त परेशान था। साथ ही साथ वो ये सोच रहा था कि पता नहीं मैं किसकी कैद में हूँ। उसी वक्त तहखाने की एक दीवार में से दरवाजा नमूदार हुआ और एक रीछ तहखाने में दाखिल हुआ। उस रीछ ने आकर उमरो अय्यार के पैर चाटने शुरू कर दिए। उमरो अय्यार को उससे बड़ी गुदगुदी सी हो रही थी। वो समझ गया कि अगर इसी तरह रीछ मेरे पाँव चाटता रहा तो मैं चल फिर नहीं सकूंगा, इसलिए उसने चीखो पुकार शुरू कर दी, ओए ओए रीछ के बच्चे, ये मेरे पाँव क्यों चाट रहे हो, छोड़ दो मेरे पाँव। जवाब में रीछ कह कहे लगाने लगा। इस पर उमरो अय्यार को और गुस्सा आया। वो जोर से बोला, अबे कमीने, किसी के पाँव नहीं चाटने चाहिए, ये पलीद होते हैं। जवाब में रीछ बोला, नहीं, मेरे लिए तुम्हारे पाँव बहुत प्यारे हैं, मैं इन्हें जरूर चाटूंगा, बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो मैंने आपके हाथ भी चाटने हैं। उमरो अय्यार ये सुनकर घबरा गया। उसने उसी वक्त कुछ करने का फैसला कर लिया। वो रीछ को मुखातिब करके बोला, प्यारे रीछ, मेरे हाथ पैर बाद में चाटना, पहले मुझे एक बात बताओ। क्या बात है, जल्दी से पूछो, मेरा वक्त जाया ना करो, मैंने और भी काम करना है। बस ये बताओ कि मैं किसकी कैद में हूँ। उसके बाद मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मगर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरा मालिक मारेगा। तुम्हारा मालिक कौन है? मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसके फायदे की बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अलबत्ता जब मैं अपने काम से फारिग हो जाऊंगा फिर तुम्हारा पैगाम अपने मालिक तक पहुंचा दूंगा। उस वक्त तक सिर्फ मुझे ये हुक्म मिला है कि तुम्हारे पैर चाट डालूं ताकि तुम चल फिर ना सको। ये कहकर रीछ तेजी से अपनी लंबी जुबान के साथ उमरो अय्यार के पैर चाटने लगा। ऊपर वाली जिल्द उतरने लगी तो उमरो अय्यार को पैरों में सुइयां चुभती महसूस हुई। वो पहले तो दर्द के मारे चीखे मारता रहा, फिर बेहोश हो गया। होश में आने पर उमरो अय्यार को महसूस हुआ कि रीछ ने उसके हाथ और पैर चाट डाले थे, जिसकी वजह से वो न चल सकता था, न कोई चीज पकड़ सकता था। अपनी इस हालत पर उमरो अय्यार को बहुत गुस्सा आया। जिंदगी में पहले कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार थी जो उसने किसी से
यूं शिकस्त खाई थी। उसके दिल में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि जरूर ये गोजी कामा जादूगर की शरारत है। इस पर उसके दिल में गोजी कामा जादूगर के बारे में नफरत का तूफान उठने लगा। वो इस तूफान में जल रहा था कि तहखाने का दरवाजा खुला और एक परी अंदर आ गई। उस परी ने उमरो अय्यार से कहा, चले जनाब, आपको बुलाया क्या है? उमरो अय्यार ने औरत की आवाज सुनी तो समझा कि चुड़ैल होगी, इसलिए गुस्से से बोला, मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, कैसे तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? परी ने कहा, मुझे नहीं मालूम आप कैसे जा सकते हैं, बस मैंने आपको पैगाम दे दिया है। उमरो अय्यार ने परी का फैसला सुना तो कोहनियों के बल घिसट घिसट कर परी के पीछे चल दिया। परी बातें करती उसके आगे आगे चलने लगी और वो सांप की मानिंद उसके पीछे रेंगने लगा। थोड़ी दूर जाके परी ने उमरो अय्यार से कहा, बस यहाँ रुक जाएं, अभी आपसे बात की जाती है। उमरो अय्यार अंधा होने की वजह से कुछ देख तो सकता नहीं था, इसलिए चुपचाप उसी जगह रुक गया और इंतजार करने लगा कि पता नहीं गोजी कामा उसे क्या सजा देता है। उसी लम्हे फिजा में एक औरत की आवाज उभरी, ए आदमजाद, तुमने हमारा ताज चुराने की जुर्रत क्यों की थी? उस आवाज को सुनकर उमरो अय्यार समझ गया कि ये उसी मलका की आवाज है जिसका वो ताज चोरी करने गया था। इसलिए वो मुतमईन हो गया कि अब मेरी जान छूट जाएगी। चुनाचे जवाब में उसने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, मलका आलिया, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे 20 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पेट पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आपका ताज इसीलिए चोरी करने लगा था कि उसे बेचकर एक वक्त का खाना हासिल कर सकूं। मलका ने उमरो अय्यार की इस वजाहत पर गुस्से से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हमारा ताज इतना सस्ता है जो सिर्फ एक वक्त का खाना ही उसकी वजह से मिल सकता है? अरे पगले, हमारे ताज में जितना सोना और हीरे जवाहरात लगे हुए हैं उससे तो आधी दुनिया खरीदी जा सकती है। उमरो अय्यार मासूम आवाज निकालकर जल्दी से बोला, मलका आलिया, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैंने कभी सोना और हीरे जवाहरात देखे ही नहीं है, इसलिए मुझे ताज की कीमत का पता ही नहीं था। बहरहाल मुझे इस गलती पर माफ कर दे, आइंदा मेरे बाप की तौबा जो ऐसी हरकत करूं। उमरो अय्यार की रोनी सूरत देखकर मलका को उस पर तरस आ गया। उसने पूछा, अगर तुम बहुत गरीब हो तो हमारे पास नौकरी कर लो। उमरो अय्यार झट से बोला, मलका आलिया, आपकी बहुत बहुत नवाजिश, मैं नौकरी करने पर तैयार हूँ। ये सुनकर मलका ने कहा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने कोई बेईमानी की तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। उमरो अय्यार बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ मलका आलिया कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और पूरी ईमानदारी से आपकी नौकरी करूंगा और जो तनख्वाह आप मुझे देंगी उसमें ही बच्चों का पेट पालूंगा। उमरो अय्यार मलका के साथ चिकनी चुपड़ी बातें इसलिए कर रहा था ताकि मलका ने जो उसे यहाँ पर कैद कर रखा है उससे अपनी जान छुड़ा सके। उसका ये हरबा कामयाब हो गया। मलका ने शाही हकीम को बुलाकर उसकी आंखों का इलाज करवा दिया और उसके हाथ पांव ठीक करवा दिए। मलका ने हुक्म देते ही उमरो अय्यार की आंखें और हाथ पांव ठीक कर दिए। तब उमरो अय्यार ने देखा कि मलका के दरबार में था और मलका तख्त पर बैठी हुई थी। तंदुरुस्त होते ही उमरो अय्यार ने सोचा कि अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए, ऐसा ना हो गोजी कामा जादूगर मलका को मेरे मुतालिक उल्ट सुल्ट बातें बता दे और मलका मुझे दोबारा अंधा कर दे। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि यहाँ कुछ अरसा मलका की नौकरी करना चाहिए, हो सकता है इस तरह जादूगर गोजी कामा के मामले में कोई फायदा हासिल हो जाए। मलका का नाम मांत्री था और उसके मुल्क का नाम टल्लास था। उमरो अय्यार के जिम्मे मलका ने शाही बावर्ची खाने का हिसाब किताब लगा दिया। उमरो अय्यार उससे बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब उसे बड़े लजीज खाने को मिलते। पूरा महीना गुजर जाने पर मलका ने उमरो अय्यार को एक मोती दिया कि इसे लेकर अपने शहर चले जाओ और बाजार में बेचकर बाल बच्चों को अगले महीने के लिए खाने पीने का सामान दे आओ। साथ ही मलका ने उमरो अय्यार को खबरदार किया कि देखो, हमें धोखा देने की कोशिश ना करना। उमरो अय्यार मलका मांत्री से कीमती मोती लेकर अपने मुल्क को रवाना हो गया। रास्ते में उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब मलका मांत्री से जान छुड़ा लेनी चाहिए और गोजी कामा को हलाक कर देना चाहिए। उसने अभी ये फैसला किया ही था कि तोता डाकू उसके सामने आन खड़ा हुआ। उमरो अय्यार तोता डाकू को देखकर दंग रह गया और जल्दी से बोला, ओए तोते मन मोते, तुम क्या लेने आए हो? चल भाग यहाँ से। तोता डाकू ने गरज कर कहा, ये मोती मेरे हवाले कर दो, शराफत इसी में है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, भला मोती में भी शराफत होती है? बहुत बेवकूफ हो तुम, ज्यादा टर्टर ना करो, जल्दी से मलका मांत्री का दिया हुआ मोती मेरे हवाले कर दो। क्यों हवाले कर दूं? ये मोती मलका मांत्री ने मुझे दिया है, तुम्हारे हवाले क्यों करूं? इसका मतलब है तुम सीधी तरह मोती नहीं दोगे, मार खा कर दोगे। अच्छा, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? अगर ये बात है तो फिर लेकर दिखाओ मोती। देखो उमरो अय्यार, बात को बढ़ाओ नहीं,
चुपचाप मोती मेरे हवाले कर दो। चुपचाप तो मैं मोती तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, मैं तो शोर मचाऊंगा, उमरो अय्यार ने कहा और शोर मचाने लगा। मलका यालिया, ये तोता डाकू मुझसे मोती छीन रहा है। उमरो अय्यार की चीखों पुकार फिजा में गूंजी तो उसी वक्त एक जगह जहरीला धुआं फैल गया, जिसे देखकर तोता डाकू भाग गया। वह धुआं बाद में एक खौफनाक जीन बन गया और उमरो अय्यार से बोला, कौन छीन रहा था तुमसे मोती? गोजी कामा का डाकू तोता छीन रहा था, उमरो अय्यार ने जिन को बताया। जिन ने यह सुना तो उमरो अय्यार से कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, मलका मौजमा ने मुझे इसीलिए भेजा है। इसके साथ ही जिन ने उमरो अय्यार को अपनी हथेली पर बिठा लिया और उड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी वक्त एक तीर आसमान की तरफ से आया और सीधा जिन की गर्दन के आर पार हो गया, जिससे जिन हलाक हो गया। उमरो अय्यार जिन के मरते ही उस जगह से फरार होने लगा तो तोता डाकू ने दोबारा आकर उसका रास्ता रोक लिया। वो कड़क कर बोला, जिस तरह मैंने उस जिन को हलाक किया है उसी तरह तुम्हें भी हलाक कर दूंगा, इसलिए जल्दी से मोती मेरे हवाले कर दो। उमरो अय्यार ने मुंह बसोर कर कहा, मैंने इतनी मेहनत से इस मोती को हासिल किया था, तुमने इसे ले लिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? देखो मैं तुम्हारी ठोड़ी को हाथ लगाता हूँ, इस मोती को मुझसे ना लो, बल्कि मलका मांत्री का खजाना लूट लो। मांत्री मलका का खजाना लूटने कई बार गया हूँ, मगर उसने मुल्क की सरहदों पर बहुत ताकतवर देवजिन और जादूगर बिठा रखे हैं, जिसकी वजह से मैं नाकाम लौट आता हूँ। बहरहाल एक ना एक दिन मैं जरूर उसका खजाना लूट के रहूंगा। फिलहाल इस मोती को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए ये मोती फौरन मेरे हवाले कर दो। अगर मैं ना करूं तो तुम क्या करोगे? उमरो अय्यार ने तोता डाकू को कुरेदने के लिए पूछा। फिर मैं तुम्हें मुर्गा बनाकर जबरदस्ती इस मोती को ले लूंगा। तो बना दो फिर मुझे मुर्गा, ताकि मैं सुबह ही सुबह बांग देकर सोए हुए लोगों को जगाया करूं। मेरे साथ मजाक ना करो, निकालो जल्दी मोती। ये कहकर तोता डाकू ने आगे बढ़कर उमरो अय्यार के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसे खाकर उमरो अय्यार की 10 कलाबाजियां लग गईं। अब वो तोता डाकू से डर गया और उसने जमील में हाथ डालकर मोती निकाला और तोता डाकू को थमा दिया। तोता डाकू उस मोती को लेकर उस जगह से उड़ गया। अभी वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा था कि ऊपर फिजा में एक जबरदस्त धमाका हुआ और तोता डाकू धड़ाम से नीचे आ गिरा। तभी उमरो अय्यार करामाती सुरमा आंखों में डालकर गायब हो गया और दूर जाके तोता डाकू का तमाशा देखने लगा। असल में उसने जमील में से असल मोती निकालने की बजाय बारूद का मोती जैसा टुकड़ा निकालकर तोता डाकू को दे दिया था, जिसका अफरा तफरी में तोता डाकू को पता नहीं चला था। और जो ही ऊपर जाके वो बारूद फटा था तो तोता डाकू जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा था। वो बहुत ताकतवर था इसलिए बच गया, नहीं तो कोई और होता तो बारूद ने उसके टुकड़े टुकड़े कर देने थे। उमरो अय्यार ने देखा तो तोता डाकू जमीन पर गिरकर दोबारा जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जख्मी होने के बावजूद उमरो अय्यार को तलाश करने लगा। उसे जब काफी तलाश करने पर भी उमरो अय्यार दिखाई न दिया तो वो वापस चला गया। उमरो अय्यार तोता डाकू के जाने के बाद बाबा जाजा की झोंपड़ी की जानिब चल दिया। जाजा बाबा उमरो अय्यार को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उमरो अय्यार से हाल चाल पूछा तो उमरो अय्यार ने जाजा बाबा को सारी बातें बता दी, जिन्हें सुनकर जाजा बाबा ने उससे कहा, इसका मतलब है मलका मांत्री गोजी कामा जादूगर से ज्यादा ताकतवर है, तभी तो कोई तोता डाकू कई बार कोशिश करने के बावजूद उसका खजाना नहीं लूट सका। मेरा भी यही ख्याल है कि मलका मांत्री गोजी कामा जादूगर से ज्यादा ताकत की मालिक है। तो फिर तुम किसी तरह उसकी तवज्जो हासिल करो ताकि गोजी कामा जादूगर को हलाक किया जा सके। अगर वो ना मानी तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है वो कह दे कि मैं तुम लोगों की लड़ाई अपने सर क्यों लूं। तुम उसे मनाने की कोशिश करना, उसे बताना कि गोजी कामा जादूगर ने तोता डाकू के जरिए इंसानों को लूटना शुरू कर रखा है, इसलिए मेरी मदद करें। मलका मांत्री कहने लगी कि गोजी कामा तो इंसानों को लूटता है, मुझे तो नहीं, इसलिए मैं क्या करूं। बहरहाल तुम अभी वापस जाओ उमरो अय्यार और किसी तरह मलका मांत्री को मदद करने पर आमादा करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आप ये मोती अपने पास रखें, मैं इस काम से फारिग होने के बाद आपसे वापस लूंगा। उमरो अय्यार ये कहकर मलका मांत्री का दिया हुआ मोती जाजा बाबा के पास रखवाने के बाद वहां से जाने लगा तो उस जगह मलका मांत्री की आवाज उभरी। मलका मांत्री ने उमरो अय्यार को मुखातिब करके कहा, उमरो अय्यार इस मोती को अपने पास ही रखो। उमरो अय्यार और जाजा बाबा मलका मांत्री की आवाज सुनकर उछल पड़े। आवाज मोती में से निकली थी। उमरो अय्यार खामोश रहा। मलका मांत्री दोबारा बोली, उमरो अय्यार हैरान न हो, इस मोती में हम तुम्हें साफ देख रहे हैं। मलका मांत्री की बातों के जवाब में जाजा बाबा ने कहा,
मलका यालिया, अच्छा हुआ आपसे मेरी भी बात हो गई है। देखें, गोजी कामा अपने पालतू तोता डाकू के जरिए बेगुनाह इंसानों को बहुत परेशान कर रहा है। इस मामले में आप हमारी मदद करें, किसी तरह गोजी कामा को खत्म कर दें, फिर तोता डाकू अपने आप खत्म हो जाएगा। जवाब में मलका मांत्री बोली, जाजा बाबा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने आपके और उमरो अय्यार के दरमियान होने वाली सारी बातें सुन ली हैं। हम भी गोजी कामा जादूगर से नफरत करते हैं, बल्कि जिस तरह वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही हम भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जाजा बाबा मलका मंत्री की इस बात से बड़ा मायूस हुआ। तब उमरो अय्यार ने मलका मंत्री को मुखातिब करके कहा, मलका यालिया, अब जबकि आपने मुझे पहचान लिया है, तो क्या मैं वापस आपके पास पहुंचूं या गोजी कामा जादूगर को हलाक करने के लिए निकलूं? मलका मंत्री ने जवाब दिया, उमरो अय्यार, अब तुम्हें हमारे पास आने की बजाय गोजी कामा जादूगर को हलाक करने के लिए रवाना होना चाहिए। हमने तुम्हें जो मोती दिया है उसे अपने पास संभाल कर रखना, उसके जरिए हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके साथ ही मोती में से मलका मंत्री की आवाज आना बंद हो गई, जिसके बाद उमरो अय्यार जाजा बाबा से इजाजत लेकर गोजी कामा जादूगर को कत्ल करने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह उसे रात हो गई तो वो आंखों में करामाती सुरमा डालकर एक दरख्त के नीचे सो गया। उसे वहां सोए ज्यादा देर ना हुई थी कि एक नाग और नागर वहां से गुजरे। उन्होंने रास्ते में एक इंसान को लेटा महसूस किया तो बड़े हैरान हुए। नागर ने नाग से कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई इंसान लेटा हुआ है, मगर ये नजर क्यों नहीं आ रहा? जवाब में नाग बोला, मुझे भी इसके ऊपर से गुजरते वक्त यही शक हुआ था। लगता है ये कोई जादूगर है जो इंसानों की नजरों से छुपने की खातिर जादू के जरिए नजरों से ओझल हुआ लेटा है। नागर ने कहा, अगर ये जादूगर है तो इसे हमें मार देना चाहिए। नाग बोला, नहीं, मारते नहीं हैं, बल्कि इसे बेहोश करके अपने बादशाह के पास लिए चलते हैं, वही इसके बारे में सही फैसला करेगा। नागर ने नाग के फैसले को पसंद किया। चुनाचे उन्होंने उमरो अय्यार के बदन में थोड़ा सा जहर दाखिल करके उसे बेहोश किया और उसे घसीटते हुए नागों के बादशाह के पास ले गए। नागों के बादशाह को जब मालूम हुआ कि मेरे नाग एक इंसान को घसीट लाए हैं तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खुशखबरी सुनाई कि भाई आज हम सब एक इंसान का गोश्त खाएंगे। नाग हैरान होकर बोले, जनाब वो इंसान कहाँ है? नागों के बादशाह ने बेहोश उमरो अय्यार वाली जगह की तरफ देखकर नागों से कहा, इस जगह बेहोश पड़ा है, वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि उसने जादू के जरिए खुद को गायब कर रखा है। नाग ये सुनकर उमरो अय्यार की तरफ लपके और उसके बेहोश बदन पर घूम फिर कर खुश होने लगे। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी पड़ने पर उमरो अय्यार के जिस्म का जहर जायल हो गया और वो होश में आ गया तो क्या देखता है कि उसके चारों तरफ सैकड़ों सांप घेरा डाले खड़े हैं। उमरो अय्यार ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि इन सांपों ने करामाती सुरमे के बावजूद मुझे कैसे देख लिया है। उधर 24 घंटे पूरे हो जाने के बाद उसकी आंखों के करामाती सुरमे का असर खत्म हो गया और वो सबको दिखाई देने लगा। सांपों ने उसे होश में देखा तो गुस्से से फुनकारने लगे, जैसे उसे कच्चा खाने लगे हों। उमरो अय्यार के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ नाग खड़े थे। सामने नागों का बादशाह फन उठा के खौफनाक नजरों से उसे घूर रहा था। उसने उमरो अय्यार से कहा, ऐ जादूगर, बता तुझे टांगों की तरफ से खाना शुरू करें या सर की तरफ से? उमरो अय्यार ये सुनकर काम किया और जल्दी से बोला, क्यों एक परदेसी मुसाफिर को खाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नागों के बादशाह ने कहा, तुम जादूगर हो इसलिए हम तुम्हें खाना चाहते हैं। ये जादूगर लोग अच्छे नहीं होते। नहीं भाई, मैं जादूगर नहीं हूँ। बेशक जाके मेरे शहर वालों से पूछ लो, मैं तो इंतहाई शरीफ शहरी हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, अपनी जान बचाना चाहते हो। यकीन करो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे जैसा शरीफ इंसान तो तुम्हें पूरी जमीन पर नहीं मिलेगा। हमें नहीं मालूम कि तुम शरीफ हो या जादूगर, बस हम तो तुम्हें खाने लगे हैं। बस ये बताओ कि तुम्हें किस तरफ से खाना शुरू करें? उमरो अय्यार ने जब देखा कि नाग टलने वाले नहीं तो उसने जान छुड़ाने के लिए कोई तरकीब सोचना शुरू कर दी। उसे खामोश देखकर नागों का बादशाह गुस्से से बोला, चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि तुम्हें किस तरफ से खाना शुरू करें? उमरो अय्यार ने जवाब दिया, यही मैं सोच रहा हूँ, जरा मुझे मोहलत दो, मैं सोच कर बताता हूँ। इस दौरान में उमरो अय्यार ने बड़ी चालाकी और एहतियात से जंबील में हाथ डालकर ग्लूटो बूटी निकाल ली और उसे अपने चारों तरफ बखेर दिया। ग्लूटो बूटी की बू फैलते ही तमाम नाग पागल हो गए और आपस में लड़ने लगे। इससे फायदा उठाकर उमरो अय्यार सांपों के नरगे से निकल आया
दूर आकर उमरू अय्यार ने पीछे मुड़कर देखा तो नाग बुरी तरह से एक दूसरे को भंबोड़ रहे थे। उस पर उमरू अय्यार का कहकहा निकल गया और उसने अपने आप से कहा, बेशरम बेहया, एक इंसान का गोश्त खाने लगे थे। ऐन उसी लम्हे उसके सामने तोता डाकू आन खड़ा हुआ और वो सीली नजरों से उमरू अय्यार को घूरने लगा। तोता डाकू ने आओ देखा ना ताओ उछलकर उमरू अय्यार के पेट पर जोर से लात मारी। तोता डाकू की लात खाकर उमरू अय्यार को जोरदार कलाबाजियां लग गईं और जमीन पर हाथ रखकर उठा ही था कि तोता डाकू दोबारा उसके सर पर पहुंच गया और चमड़े के चाबुक से उमरू अय्यार को पीटने लगा। उमरू अय्यार थोड़ी देर तक तो बड़े हौसले के साथ तोता डाकू के चाबुक खाता रहा, फिर बेहोश होकर गिर गया। तभी तोता डाकू ने उसे हाथों पर उठाया और हवा में उड़ने लगा। चंद लम्हों के अंदर तोता डाकू उमरू अय्यार को अपने मालिक गोजी कामा के सामने ले आया। इसी असना में उमरू अय्यार को होश आ गया। उसने देखा कि वो एक अजीब शक्ल वाले बूढ़े के सामने पड़ा था। उमरू अय्यार के दिल ने कहा, हो ना हो यही गोजी कामा है। चुनाचे वो जल्दी से रोने लगा और हाथ जोड़कर गोजी कामा से कहने लगा, हजूर गोजी कामा साहब, आपके डाकू ने मुझे बहुत पीटा है। मैं आपके पास आ रहा था कि इसने रास्ते में ही मुझे पकड़ लिया और चाबुकों से मारने लगा। ये देखें, लहू से मेरे सारे कपड़े बर्बाद हो गए हैं। उमरू अय्यार ने गोजी कामा को अपने खून भरे कपड़े दिखाए। जवाब में गोजी कामा सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा यही इलाज था उमरू अय्यार, तुम्हें अभी और मारा जाएगा। हाय, मुझे और मार पड़ेगी। हाय मेरी माँ, ये मैं कहाँ फंसा हूँ। पर हजूर, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मुझे और तोता डाकू को कत्ल करने घर से चले थे। अजी कहाँ आपको मैं कत्ल करने निकला था। मैं तो दुकान से नान कबाब लेने के लिए घर से बाहर आया था। नान कबाब लेने निकले थे तो फिर जाजा की झोंपड़ी में क्या करने गए थे? वो तो मैंने उनसे कुछ पैसे लेने थे जो गुज़िश्ता साल उन्होंने उधार लिए थे मुझसे, इसलिए उधर गया था। मलका मांत्री के मुल्क में क्यों गए थे? गया कहाँ था हजूर, वो तो मलका बेहोश करके मुझे खुद ले गई थी। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी सारी हरकतें और बातें सुनता रहा हूँ। तुमने परिस्तान के बादशाह, सोने की वादी की शहजादी और तिरिस्मात की मलका से भी मुलाकात की थी। हाँ हजूर, की थी, मगर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो आप चलकर मुझसे मिलने आए थे। खैर, तुम जो भी कुछ करते रहे हो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अब मेरे शिकंजे में आए हो तो मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ना ना सरकार, ये जुल्म ना कीजिएगा। इसके अलावा और जो मर्जी आए सजा दे लें, बस मेरा हुलिया ना बिगाड़े। अच्छा, तुम्हारा हुलिया नहीं बिगाड़ता, अलबत्ता तुम्हारा दिमाग बिगाड़ देता हूँ। दिमाग बिगाड़ देता हूँ? वो क्यों? इससे आपको क्या फायदा हासिल होगा? तुम्हारा दिमाग बिगाड़ के तुम्हें मलका मांत्री के मुल्क में भेजूंगा, जहां से तुम उसका खजाना लूट लो। लौट कर मेरे पास आओगे क्योंकि वो तुम पर एतबार करती है। तुम्हें अपने देवों और जिनों से नहीं मरवाएगी। हजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब उसको पता चल जाएगा कि मैं उसका खजाना लूटने के लिए उसके मुल्क में दाखिल हुआ हूँ तो वो मेरा कचूमर निकाल देगी। नहीं, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारा दिमाग बिगाड़ दिया है। वो यही समझेगी कि तुम पहले वाले उमरू अय्यार हो। अच्छा हजूर, जैसी आपकी मर्जी, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। उमरू अय्यार ने आखिर तंग आकर कहा। साथ ही साथ गोजी कामा पर हमला करने का मौका भी तलाश कर रहा था। यूं तो गोजी कामा उसके बिल्कुल करीब था, मगर उमरू अय्यार जानता था कि तोता डाकू इस वक्त मेरे पीछे खड़ा है और जो ही मैंने कोई गलत हरकत की वो मुझ पर टूट पड़ेगा। इसलिए उमरू अय्यार कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। अगले लम्हे गोजी कामा जादूगर ने मोही मुंह में कोई जादू पढ़कर उमरू अय्यार पर फूंक मार दी, जिसके साथ ही उमरू अय्यार का दिमाग पलट गया। उसे बिल्कुल ही याद न रहा कि वो घर से किस काम के लिए निकला था। गोजी कामा ने उमरू अय्यार का दिमाग साफ करने के बाद उसे बताना शुरू कर दिया। उमरू अय्यार, तुम मेरा हर हुक्म मानोगे। तुम इसी वक्त मलका मांत्री के मुल्क में जाओगे और बिल्कुल नहीं साबित होने दोगे कि तुम्हारा दिमाग बदल दिया गया है, बल्कि पहले की तरह उससे ठीक ठीक बातें करोगे। उसे कहोगे कि तुम्हारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, शहर में कामकाज नहीं मिलता, इसलिए दोबारा नौकरी करने आया हूँ, मुझे अपने पास नौकर रख लें। मलका मांत्री तुम्हारे रोने धोने से मुतासिर होकर तुम्हें जब नौकर रख लेगी तो तुम चांद की 14वीं रात को किसी तरह मलका मांत्री के सर पर से ताज उतार देना। उस ताज के उतरते ही मलका मांत्री के सारे जिन और जादूगर और देव किसी और मुल्क में भाग जाएंगे, जिसका फायदा उठाकर तोता डाकू मलका मांत्री का सारा खजाना लूट लाएगा। देखना, ये सारा काम होशियार रहकर करना। मलका के सर पर से ताज उस वक्त उतारना जब वो गहरी नींद सोई हुई हो। अच्छा जाओ, अब सीधे मलका मांत्री के मुल्क को रवाना हो जाओ। उमरू अय्यार गोजी कामा जादूगर का हुक्म पाकर गोजी कामा के किले से बाहर आ गया और पहाड़ से उतरकर
मलका मांत्री के मुल्क को चल दिया। 3 दिन 3 रातें सफर करने के बाद वो मलका मांत्री के मुल्क में दाखिल हो गया। रास्ते में हालांकि उसे बड़ी भयानक शक्लों वाले देव और जिन दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी उसे ना रोका। वो सीधा मलका मांत्री के महल में चला गया। मलका मांत्री को उसके आने की खबर हुई तो उसने फौरन उसे बुला लिया और उससे पूछा, उमरू अय्यार, क्या बात है, तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो। उमरू अय्यार ने कहा, मलका यालिया, मेरे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, मुझे शहर में कोई काम नहीं मिलता, इसलिए आपके पास चला आया हूँ। आप मुझे अपने पास मुलाजिम रख लें, आपकी ऐन नवाजिश होगी। मलका मांत्री बोली, मगर उमरू अय्यार, मैं अपने यहाँ किसी इंसान को मुलाजिम नहीं रख सकती, इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं। हाँ याद आया, क्यों ना मैं तुम्हें हीरे जवाहरात दे दूं, तुम उन्हें बेचकर खूब दौलत कमा लेना। उमरू अय्यार ने फौरन कहा, नहीं मलका यालिया, मैं भीख लेने का आदी नहीं हूँ, जैसे भी हो आप मुझे अपने पास नौकर रख लें, मैं बहुत मजबूर हूँ। ये कहकर उमरू अय्यार फूट फूट कर रोने लगा। मलका का दिल पसीज गया और उसने उमरू अय्यार को अपने महल का माली रख लिया। मलका मांत्री के महल का माली लग जाने के बाद उमरू अय्यार 14वीं रात का इंतजार करने लगा। रोज चांद को देखता और अंदाजा लगाता कि 14वीं रात के आने में कितने दिन रह गए हैं। एक रोज उसे मलका मांत्री ने तलब कर लिया और उससे बोली, उमरू अय्यार, क्या बात है, जब से तुम आए हो मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, अब तो तुम्हें नौकरी मिल गई है, फिर तुम क्यों खोए खोए रहते हो, हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं। उमरू अय्यार ने जवाब दिया, बस मलका यालिया, मेरा हंसने मुस्कुराने को जी नहीं करता, क्या बच्चे याद आते हैं, अगर ये बात है तो उन्हें भी यहाँ ले आओ। नहीं मलका यालिया, ये बात नहीं है, तो फिर क्या बात है, क्यों नहीं तुम हंसते मुस्कुराते। अच्छा ऐसा करो कि हमारे बेटे के साथ शिकार पर चले जाओ, इस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उमरू अय्यार का दिल तो नहीं चाहता था महल छोड़कर बाहर जाने को, क्योंकि चाँद की 14वीं रात अनकरीब आने वाली थी, मगर मलका मांत्री के मजबूर करने पर उसे मलका के बेटे नौलाड के हमराह शिकार खेलने जंगल में जाना पड़ा। उसके साथ बहुत सारे जिन्न और दियो भी गए थे। मलका के बेटे नौलाड ने जंगल में पहुंचकर खैमे गाड़ दिए और दरिंदों को शिकार करने के लिए तैयारी करने लगा। तैयारी में उसने 2 दिन लगा दिए। वक्त हाथ से निकलता देखकर उमरू अय्यार को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात चांद पूरा निकलना था, यानी वो 14वीं की रात थी। इधर नौलाड अभी शिकार खेलने की तैयारियों में मगन था। उमरू अय्यार का दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, मगर देवों के डर से वो ऐसा ना कर सका। चुनाचे वो 14वीं की रात उसकी जंगल में गुजर गई और मलका का ताज चोरी ना कर सका। उसका उसे बेहद अफसोस हुआ। अगली मर्तबा फिर जो ही 14वीं की रात करीब आई तो मलका मांत्री ने उसे पैगाम देकर दूसरे शहर हकीम के पास दवा लाने के लिए रवाना कर दिया। उस शहर तक एक देव उसे छोड़ कर आया। उमरू अय्यार का ख्याल था हकीम के पास दवा तैयार होगी, जिसे लेकर वो चांद रात से पहले पहले महल में वापस आ जाएगा, मगर हकीम के पास मलका की बीमारी के लिए तैयार दवा न थी। उसने मलका का रुका पढ़कर दवा तैयार करना शुरू कर दी। इससे उमरू अय्यार जल भुन गया। उसने हकीम से कहा कि मलका यालिया ने हुक्म दिया था कि दवा लेकर आज ही पलट आना, इसलिए जल्दी दवा तैयार कर दे। लेकिन हकीम बोला, मलका मोज़मा ने रुके में जिस बीमारी की निशानियां लिखी हैं उसके लिए दवा 3 दिन से पहले तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस दवा में बाज ऐसी जड़ी बूटियां पड़ेंगी जो मुझे जंगल से जाके लाना पड़ेगी। बहरहाल फिक्र न करो, मैं 3 दिन से पहले पहले दवा तैयार करने की कोशिश करूंगा। हकीम ने उमरू अय्यार को तसल्ली दी, पर उमरू अय्यार का खून फिर भी खोलता रहा, क्योंकि अगले रोज चांद रात थी। अगर वो पैदल भी भागता तो 2 दिन और 2 रातों से पहले मलका के महल में पहुंच नहीं सकता था। जो देव से छोड़ गया था उसने तभी दोबारा आना था जब दवा तैयार हो जाती। इस तरह दूसरी चांद रात भी जाया हो गई। उमरू अय्यार 2 चांद रातें जाया हो जाने पर बहुत ज्यादा झुंझला गया था। उसका दिमाग हर वक्त एक ही बात सोचता रहता कि चांद रात को मलका का ताज चोरी करना है। गोजी कामा जादूगर ने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी। उधर मलका हर मर्तबा चांद रात से पहले उमरू अय्यार को महल से दूर भेज देती थी। उमरू अय्यार ने सोच सोच कर आखिर यही फैसला किया कि अब अगर मलका ने महल से मुझे दूर भेजने की कोशिश की तो मैं बीमारी का बहाना बनाकर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि महल के अंदर ही रहूंगा। चुनाचे तीसरी चांद रात करीब आ गई तो मलका मांत्री ने उमरू अय्यार को तलब किया और उससे बोली, उमरू अय्यार, हमारी एक बहन शहर कोको में रहती है, जरा उसकी खैर खैरियत तो दरियाफ्त कराओ। उमरू अय्यार ने फौरन कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना लंबा सफर नहीं कर सकूंगा, आप मेरी जगह किसी और को भेज दें। मलका उमरू अय्यार की बीमारी का सुनकर बोली, अच्छा, अगर तुम बीमार हो तो हम खुद ही अपनी बहन की खैरियत मालूम कराते हैं।
यह कहकर मलका मांत्री उसी वक्त तैयार होकर शहर कोको को रवाना हो गई और उमरू अय्यार तीसरी बार शिकस्त खा जाने पर अपना सर पीट कर रह गया। कोको शहर से मलका मांत्री 3 रोज बाद वापस आई। उसने आते ही उमरू अय्यार से कहा, उमरू अय्यार, मेरी बहन बहुत सख्त बीमार है, तुम चंद दिनों के लिए उसके पास चले जाओ। चांद रात अब चूंकि गुजर चुकी थी और अगली चांद रात आने में कई दिन थे, इसलिए उमरू अय्यार ने कोको शहर जाने की हामी भर ली। इस तरह उसका काम भी आसान हो जाना था। उसने दिल में सोचा कि चांद रात आने से एक दिन पहले कोको शहर से चल पड़ूंगा और ऐन आधी रात को जब मलका मांत्री गहरी नींद सो रही होगी उसका ताज चोरी कर लूंगा। मलका मांत्री ने उमरू अय्यार की रजामंदी पर एक देव के जरिए उमरू अय्यार को कोको शहर अपनी बहन के पास भिजवा दिया। उमरू अय्यार का ख्याल था कि मलका मांत्री की मानिंद उसकी बहन भी अच्छी होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला क्योंकि वो बड़ी झगड़ालू और संगदिल थी। अपने मुलाजमों की जरा जरा सी गलती पर चाबुकों से मारती थी। उसका नाम टांगरी था। उमरू अय्यार को उसके पास रहते हुए दूसरा दिन हुआ था कि उमरू अय्यार से एक बर्तन टूट गया। बस फिर क्या था, टांगरी ने चाबुक उठाया और धड़ाधड़ उमरू को मारने लगी। उमरू अय्यार पहले तो पिटता रहा, फिर गुस्से से बोला, देखे मोहतरमा, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ जो आप बेदुरेग मुझे मार रही हैं। मैं मलका आलिया का नौकर हूँ। अगर आपने मुझे मारना बंद न किया तो मैं वापस जाके मलका आलिया को आपके जुल्म के बारे में बता दूंगा। टांगरी ने उमरू अय्यार के मुंह से ये अल्फाज सुने तो आग बबूला हो गई। उसने ताली बजाकर एक जिन को बुलाया और उसे कहा कि इस आदमजात को कैद खाने में बंद कर दो। जिन ने यह हुक्म सुनते ही उमरू अय्यार को उठाया और मकान के तहखाने में बंद कर दिया। उमरू अय्यार इस नई मुसीबत पर होशो हवास खो बैठा। उसने तो सोच रखा था कि चांद रात आने से पहले यहाँ से रवाना हो जाऊंगा और वापस जाके मलका मांत्री का ताज चोरी कर लूंगा, लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि टांगरी ने उसे कैद खाने में बंद कर दिया था। कैद खाने में बंद किए जाने पर उमरू अय्यार वावेला करने लगा, मोहतरमा, मेरी गुजारिश सुने, मेरी बात सुने, मेरी दरख्वास्त सुने। पर टांगरी पर उमरू अय्यार के वावेले का कोई असर ना हुआ। उसके बाद उमरू अय्यार खामोश हो गया। उसके लिए मुसीबत ये थी कि गोजी कामा जादूगर ने उसके दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया था। अब उमरू अय्यार को कुछ भी नहीं सूझता था। अगर उसके दिमाग पर गोजी कामा जादूगर का असर ना होता तो उसने टांगरी की कैद से फौरन आजाद हो जाना था। रात हुई तो उमरू अय्यार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आहिस्ता आवाज में उसे बुला रहा है। उमरू अय्यार ने कान लगाकर सुना तो वो आवाज तोता डाकू की थी। वो उमरू अय्यार को सरगोशियों में समझा रहा था, उमरू अय्यार, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें टांगरी की कैद से रिहा कराने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैं मलका मांत्री के मुल्क में तो दाखिल नहीं हो सकता, अलबत्ता तुम्हें मशवरे दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे मशवरों पर चलोगे तो तुम्हें जल्द आजादी हासिल हो जाएगी। उमरू अय्यार ने भी सरगोशी में पूछा, फिर बताओ मैं क्या करूं? तोता डाकू ने कहा, ये मैं तुम्हें कल रात इसी वक्त बताऊंगा। आज रात किसी तरह इस कैद खाने में काट लो। ये कहकर तोता डाकू चुप हो गया और उमरू अय्यार तहखाने के फर्श पर लेटकर सोचने लगा कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया हूँ। पहले मलका मांत्री बेवकूफ बना रही थी, अब इसकी बहन टांगरी ने जेल में बंद कर दिया है। पता नहीं कब इस कैद से छूटूंगा। ऐसा ना हो चांद रात इसी कैद खाने में गुजर जाए। इस तरह मैं चौथी बार ताज हासिल करने में नाकाम हो जाऊंगा। अगली रात तोता डाकू की सरगोशियां फिर उमरू अय्यार को सुनाई दी। वो उमरू अय्यार से कहने लगा, उमरू अय्यार, मैंने उस्ताद मोहतरम गोजी कामा को सारी सूरत हाल बताई थी। जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं मलका मांत्री के मुल्क में उमरू अय्यार की कोई मदद नहीं कर सकता। उसे चाहिए कि वो आप ही अय्यारी और मक्कारी से काम लेकर टांगरी की कैद से रिहाई हासिल करे। उमरू अय्यार ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने दिल में कहा कि गोजी कामा ने जादू के जरिए मेरा दिमाग ही खत्म कर दिया है, फिर मैं अय्यारी और मक्कारी से कैसे काम लूं? मेरा दिमाग तो यहाँ तक बेकार हो गया है कि मैं जंबील में से अपने काम की कोई शय नहीं निकाल सकता। बाहर कैफ उमरू अय्यार को टांगरी की कैद में इतने दिन रहना पड़ा कि चौथी चांद रात भी गुजर गई। उसके बाद टांगरी ने उसे आजाद कर दिया। उमरू अय्यार को अपने आजाद होने की कोई खुशी ना हुई क्योंकि चांद रात तो गुजर चुकी थी और अब अगली चांद रात का इंतजार करना पड़ता। वो टूटे दिल के साथ मलका मांत्री के पास वापस आ गया। मलका मांत्री ने उसे चेहरा लटकाए देखा तो उससे पूछा, क्या बात है उमरू, तुम बहुत उदास मालूम हो रहे हो। उमरू अय्यार ने चिढ़कर कहा, आपकी बहन ने मुझे कैद खाने में डाल दिया था, आपने मेरी खबर ही नहीं ली। अच्छा, मुझे इसकी इतला नहीं मिली, मगर तुम्हारा कसूर क्या था? क्यों कैद किया था टांगरी ने तुम्हें? मुझसे एक बर्तन टूट गया था, इससे नाराज होकर वो मुझे चाबुक मारने लगी थी।
ये तो बहुत बुरी हरकत है, टांगरी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। देख ले मलका यालिया, एक गरीब इंसान को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं, अब तुम्हें कोई धक्के नहीं देगा, बशर्ते कि तुम मेरा एक काम करो। आप काम बताएं, मैं जरूर करूंगा मलका यालिया। आपका नमक खाता हूँ, आपका काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? काम यह है कि कोहे तलवान पर एक जालिम जादूगर रहता है, नाम उसका गोजी कामा है। तुम मेरा ये ताज उसे दे आओ। उमरो अय्यार मलका मांत्री की इस बात पर हैरत से उछल पड़ा। इस ताज की खातिर तो वो ठोकरें खा रहा था। अब मलका ने खुद ही ताज को उमरो अय्यार के हवाले कर देने का फैसला कर लिया था। लिहाजा वो जल्दी से बोला, जैसा आप हुक्म देंगी मैं वैसा ही करूंगा मलका यालिया। आप ताज मेरे हवाले कर दें, मैं इसे गोजी कामा को दे आता हूँ, चाहे रास्ते में मुझे बब्बर शेरों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। नहीं, रास्ते में तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ये ताज हिफाजत से ले जाओ और गोजी कामा से कहना कि मलका मांत्री ने तोहफा भेजा है। अब हमारे दरमियान लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। इसके साथ ही मलका मांत्री ने अपने सर से ताज उतार कर उमरो अय्यार के सर पर रख दिया। वो ताज जो ही उमरो अय्यार के सर पर आया, उमरो अय्यार का दिमाग दुरुस्त हो गया। गोजी कामा ने जिस जादू के जरिए उमरो अय्यार के दिमाग को अपने कब्जे में ले रखा था, वो जादू ताज की वजह से खत्म हो गया। लिहाजा उमरो अय्यार ने मलका मांत्री से पूछा, मलका यालिया, या आपने अपना ताज मेरे सर पर क्यों पहना दिया है? इसलिए पहना दिया है कि इसे गोजी कामा जादूगर को दे आओ। गोजी कामा जादूगर को? उमरो अय्यार ने हैरत से कहा, उस गंदे इंसान को तो मैं कत्ल करने घर से निकला हुआ हूँ, मैं उसे आपका ताज देने कैसे जाऊंगा? मलका मांत्री ने जब देखा कि उमरो अय्यार अब सही सही बातें करने लगा है तो उसे मुखातिब करके बोली, ये ठीक है उमरो अय्यार कि तुम घर से गोजी कामा जादूगर को हलाक करने चले हो, मगर तुम पर गोजी कामा ने अपने जादू के जरिए कब्जा कर लिया है। उसने तुम्हारे दिमाग में एक काम बिठा दिया है जिसे तुमने करना है। वो क्या काम है? मुझे तो कोई खबर नहीं इस काम की, आप ही बताएं। अगर तुम्हारे सर पर से अपना ताज उठा लूंगी तो वो अभी काम तुम्हें याद आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो फिर आप ही बता दें कि गोजी कामा ने कौन सा काम मेरे जिम्मे लगाया था? उसने तुम्हारे जिम्मे मेरे इस ताज को चोरी करने का काम लगाया था। अरे उसकी ये जुर्रत, मैं भला आपका ताज क्यों चोरी करने लगा? तुमने चोरी कर लेना था उमरो अय्यार मेरे ताज को और उसे गोजी कामा के तोते डाकू को दे देना था। वो तो मैं इस मंसूबे से वाकिफ हो गई थी और बच गई थी। आप इस मंसूबे से कैसे वाकिफ हो गई थी? उस मोती के जरिए जिसे मैंने तुम्हें दिया था, उसके जरिए मैंने गोजी कामा की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए ताज की तरफ से होशियार हो गई थी। जब भी चांद रात आती मैं तुम्हें चक्कर देकर ताज चोरी होने से बचा लेती थी। अगर ये ताज गोजी कामा के हाथ लग जाता तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती और गोजी कामा ने मेरे सारे खजानों पर कब्जा कर लेना था। तोता डाकू उस रोज से मेरे मुल्क की सरहद पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है वो मोती आपने मुझे इसलिए दिया था ताकि आप उसके जरिए मेरी निगरानी कर सकें। हाँ, उस मोती के जरिए मुझे हर शय यहाँ बैठे बैठे नजर आती है और मैं हर बात को आसानी से सुन लेती हूँ। ये भी अच्छा ही हुआ कि आपने गोजी कामा जादूगर का सारा मंसूबा जान लिया, नहीं तो उसने आपके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देनी थी। ऐसे दुश्मनों को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। पहले तो गोजी कामा का लिहाज कर जाती थी, मगर अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस सिलसिले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये काम तुमने ही करना है उमरो अय्यार, क्योंकि जैसे ही गोजी कामा और उसका पालतू तोता डाकू मेरे मुल्क की सरहद में दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे ही मेरे जिन देव गोजी कामा के इलाके में नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आप हुक्म दें, मैं गोजी कामा और तोता डाकू को हलाक कराता हूँ। मेरे लिए ये कौन सा मुश्किल काम है, चुटकी बजाकर दोनों को खत्म कराऊंगा। तुम्हारा दावा है तो दुरुस्त, मगर तुम्हें बहुत समझदारी और दिलेरी से काम लेना होगा। गोजी कामा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बदल गए हो और उसे कत्ल करने आए हो। आप फिक्र न करें मलका यालिया, मैं उस खबीस को ऐसा धोबी पटका मारूंगा कि उसकी सात पुश्तें याद करेंगी। तुम इस तरह करो कि इस मर्तबा चांद निकल आए तो मेरे इस ताज को चोरी कर लेना और लेकर मुल्क से बाहर निकल जाना। बाहर तुम्हें तोता डाकू मिलेगा और उसे ये ताज ना देना, बल्कि कहना कि ताज मैं आप ही गोजी कामा के हवाले करूंगा। तोता डाकू तुमसे लड़ेगा कि ताज मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुम ताज को कतन ना देना, बल्कि सर पर पहन लेना, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसके बाद वो तुम्हें गोजी कामा के पास ले जाएगा। गोजी कामा के पास जाकर तुम ताज उसके हवाले कर देना और उस ताज के करिश्मे देखना। उमरो अय्यार ने कहा, ठीक है मलका यालिया, जैसे आप हुक्म देती हैं मैं वैसा ही करूंगा। वैसे मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाके गोजी कामा और तोता डाकू को मार मार कर बुरकस निकाल दूं। नहीं,
इस तरह तुम उन्हें सारी उम्र शिकस्त नहीं दे सकोगे। बस मेरी हिदायत पर अमल करो। चुनाचे उमरू अय्यार चांद रात का इंतजार करने लगा। चांद रात आई तो उमरू अय्यार ने चुपके से सोई हुई मलका का ताज चोरी कर लिया और उसे लेकर मलका मांत्री के मुल्क से निकल गया। उसने जो ही मलका मांत्री के मुल्क से बाहर कदम निकाला, उसके सामने तोता डाकू आ खड़ा हुआ और उससे मलका मांत्री का ताज मांगने लगा। ये ताज मेरे हवाले कर दो, तोता डाकू ने उमरू अय्यार से कहा। क्यों दे दूं तुम्हें ये ताज? ये तो मैं गोजी कामा को दूंगा, उमरू अय्यार बोला। मेरे साथ ख्वामख्वाह जिद ना करो और ये ताज मेरे हवाले कर दो, तोता डाकू ने गुस्से से कहा। अरे जा जा, बड़ा आया ताज मांगने वाला, पहले वो सर तो लाओ जो इस ताज के काबिल हो। इसका मतलब है तुम ताज मेरे हवाले नहीं करोगे? तोता डाकू धाड़ा। नहीं, मैं ये ताज सिर्फ गोजी कामा को दूंगा क्योंकि उसने ही मुझे ताज लाने को भेजा था। अच्छा, तो फिर मैं जबरदस्ती तुमसे छीन लेता हूँ। जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे तो मैं जोर जोर से रोने लगूंगा। तोता डाकू ने जब देखा कि उमरू अय्यार सुलह सफाई से ताज उसके हवाले नहीं करेगा तो उसने उमरू अय्यार को घूंसा मारने की कोशिश की। उमरू अय्यार उछल कर दूर चला गया। उससे तोता डाकू को बहुत गुस्सा आया। उसने कई बार उमरू अय्यार के पेट में घुटना मारा, लेकिन उमरू अय्यार तोता डाकू के घुटने से भी बच गया। फिर तोता डाकू तैश में आ गया। वो ऊपर उड़ गया और बहुत ऊपर जाकर उमरू अय्यार पर तीर बरसाने लगा। उमरू अय्यार ने तोता डाकू के तीरों से बचने के लिए आंखों में करामाती सुरमा डाल लिया और तोता डाकू की नजरों से गायब हो गया। तोता डाकू समझा शायद उमरू अय्यार वहाँ से भाग गया है, लिहाजा जमीन पर उतर आया। तभी उमरू अय्यार ने जंबील से करामाती चाबुक निकाला और तोता डाकू पर बरसाने लगा। तोता डाकू पर चाबुक पड़े तो उसकी चीखें निकल गईं। वो डर से चिल्लाया, ओए शैतान, ये तुम चाबुक क्यों मार रहे हो मुझे? मैं अभी बताता हूँ उस्ताद को। ये कहकर तोता डाकू ने गोजी कामा को आवाजें देना शुरू कर दी। उसकी आवाजें फिजा में गूंजी तो जवाब में गोजी कामा की आवाज आई, उमरू अय्यार, मलका मांत्री का ताज तोता डाकू के हवाले कर दो। उमरू अय्यार ने जवाब दिया, नहीं हजूर, ताज तो मैं आप ही के हवाले करूंगा। गोजी कामा दोबारा बोला, एक ही बात है उमरू अय्यार, अगर तुम ताज को तोता डाकू के सुपुर्द कर दोगे तो फिर भी मुझ तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन हजूर मैं आपसे इनाम लेना चाहता हूँ, इसलिए ताज आप ही के सुपुर्द करूंगा। गोजी कामा ने जब देखा कि उमरू अय्यार अपनी जिद नहीं छोड़ रहा तो उसने कुछ देर सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, तुम खुद ताज लेकर मेरे पास आ जाओ। तोता डाकू का हाथ पकड़ लो, ये तुम्हें उड़ाकर मेरे पास ले आएगा। ये सुनकर उमरू अय्यार जाहिर हो गया और उसने तोता डाकू का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही तोता डाकू हवा में उड़ने लगा। रास्ते में उमरू अय्यार सोचता गया कि गोजी कामा और तोता डाकू को चूंकि इस वक्त मुझसे ताज हासिल करना है, इसलिए मेरी हर बात मान रहे हैं, लेकिन जो ही उन्होंने मुझसे ताज ले लिया ये मेरी तिका बोटी कर देंगे, इसलिए ताज अपने पास ही रखना चाहिए मुझे और इन दोनों को किसी और तरीके से हलाक कर देना चाहिए। तोता डाकू उमरू अय्यार का हाथ थामकर बहुत ऊंचा आसमान की तरफ चला गया। वहां जाके उसने एकदम उमरू अय्यार का हाथ छोड़ दिया, जिससे उमरू अय्यार कलाबाजियां खाता जमीन की तरफ आने लगा। जमीन उसे छोटी सी लग रही थी, अगर वो उस पर गिर जाता तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती, मगर मलका मांत्री के ताज ने उसे बचा लिया। ताज की वजह से उमरू अय्यार बड़ी आहिस्तगी से जमीन पर गिरा और उसे जरा भर भी चोट न आई। इस पर तोता डाकू को बड़ा गुस्सा आया, वो भी जमीन पर आ गया और उमरू अय्यार को मारने के लिए पूरा पहाड़ उखाड़ कर उस पर फेंकने लगा। उमरू अय्यार इस सूरत हाल को देखकर समझ गया कि गोजी कामा और तोता डाकू को पता चल गया है कि मैं मलका मांत्री से मिल गया हूँ, इसीलिए ये लोग मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये ख्याल दिल में आते ही उमरू अय्यार भी चौकन्ना हो गया और अपने बचाव की तदबीरें करने लगा। उसने जंबील से करामाती जाल निकाल लिया और उसे तोता डाकू पर फेंकने का मौका तलाश करने लगा। तोता डाकू भी चूंकि उमरू अय्यार की मानिंद अय्यार और मकार था, इसलिए वो उमरू अय्यार के हाथ में जाल देखकर ताड़ गया कि उमरू अय्यार क्या करने वाला है, लिहाजा वो उस जगह से गायब हो गया। तोता डाकू के अचानक गायब हो जाने पर उमरू अय्यार परेशान हो गया। अब तोता डाकू किसी वक्त भी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए उमरू अय्यार ने आंखों में करामाती सुरमा डाल लिया और गायब हो गया। गायब होने के बाद उमरू अय्यार गोजी कामा जादूगर को हलाक करने के लिए उसके किले की तरफ रवाना हो गया। उस पहाड़ के पास पहुंचकर जिस पर गोजी का किला था, उमरू अय्यार ने सर पर मलका मांत्री का ताज पहन लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसने गोजी कामा का किला देखा। उस किले के 12 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर 2 पहरा देते थे। उमरू अय्यार उस दरवाजे को तलाश करने लगा जिसके जरिए किले के अंदर जाया जा सकता था। उसने अपने कपड़ों पर करामाती जैतून का तेल लगा रखा था, इसलिए किले के दरवाजों पर देवों के साथ साथ जो अजदहे मुंह से आग के शोले निकाल रहे थे, उनका असर उमरू अय्यार पर बिल्कुल नहीं हो रहा था।
اس کے علاوہ کراماتی زیتون کے تیل سے عمرو عیار کے جسم کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ عمرو عیار کو یاد آیا کہ پرستان کے بادشاہ شبرام نے بتایا تھا کہ 14ویں رات کو جس دروازے کا سایہ زمین پر پڑنے کی بجائے قلعے کی دیوار پر پڑتا ہے، اسی دروازے کے ذریعے قلعے میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے چاند کی 14ویں رات کا انتظار شروع کر دیا۔ چاند کی 14ویں رات آئی تو عمرو عیار نے قلعے کا ایک ایک دروازہ دیکھنا شروع کر دیا۔ آخر اسے وہ دروازہ مل گیا جس کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا، لہٰذا عمرو عیار اس دروازے کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ قلعے کے اندر 1000 کمرے تھے اور ان کمروں میں بے پناہ دولت تھی، مگر عمرو عیار کسی کمرے کے اندر نہ گیا، کیونکہ اسے طلسمات کی ملکہ شمونا کی نصیحت یاد تھی کہ جو شخص بھی دولت حاصل کرنے کے لیے ان کمروں میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے عمرو عیار ایک ایسے کمرے کے پاس پہنچا جس کے اندر سے مرے ہوئے چوہوں کی بو نکل رہی تھی۔ اس بو کو سونگتے ہی عمرو عیار کو سونے کی شہزادی الماس کی بات یاد آ گئی کہ قلعے کے اندر جس کمرے کے اندر سے مرے ہوئے چوہوں کی بو نکل رہی ہوگی، گوجی کاما جادوگر کا کمرہ وہی ہوگا۔ عمرو عیار کو اس طرح گوجی کاما کے کمرے کا پتہ چل گیا۔ گوجی کاما کے کمرے کا پتہ چل جانے کے بعد عمرو عیار نے زنبیل میں سے ایک چمگادڑ نکالی اور اسے کمرے میں چھوڑ دیا۔ چمگادڑ نے کمرے میں جا کر اس قدر زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ گوجی کاما گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے سے نکل کر گوجی کاما نے طوطا ڈاکو کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ طوطا ڈاکو جب ظاہر ہوا تو گوجی کاما اس پر برس پڑا۔ اوئے ذلیل، تو کہاں مر گیا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ قلعے میں عمرو عیار گھس آیا ہے؟ طوطا ڈاکو نے یہ سنا تو بولا، استاد عمرو قلعے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ قلعے کے دروازے پر تو شعلے اگلنے والے اژدہے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو مغالطہ تو نہیں ہوا؟ گوجی کاما جادوگر گرجا، اوئے گدھے، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرا جادو کہتا ہے کہ عمرو عیار قلعے میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو گیا ہے۔ ابھی ابھی اس نے ایک چمگادڑ میرے کمرے میں بھیجی تھی جس نے شور مچا کر میرا دل کمزور کر دیا۔ تم ایسا کرو کہ یہاں میرے کمرے کے دروازے پر پہرا دو، اور جو ہی عمرو عیار کمرے میں داخل ہونے لگے اس کو ہلاک کر کے ملکہ مانتری کا تاج چھین لو۔ یہ کہہ کر گوجی کاما دوبارہ کمرے میں چلا گیا اور طوطا ڈاکو اس کمرے کے دروازے پر پہرا دینے لگا۔ عمرو عیار یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں ہنس رہا تھا۔ اس نے گوجی کاما کے جانے کے بعد زنبیل سے ایک نیولا نکالا اور اسے طوطا ڈاکو کی طرف چھوڑ دیا۔ نیولے نے چپکے سے جا کر طوطا ڈاکو کی پنڈلی پر زور سے کاٹ لیا، جس پر طوطا ڈاکو اچھل کر دروازے سے دور ہٹ گیا۔ اسی دوران میں عمرو عیار کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا گوجی کاما ایک کرسی پر حیران پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو عیار نے اس کے پیچھے جا کر چپکے سے اپنے سر پر سے ملکہ مانتری کا تاج اتار کر گوجی کاما جادوگر کے سر پر رکھ دیا۔ تاج جو ہی گوجی کاما کے سر پر گیا، گوجی کاما چیخ مار کر کرسی سے اٹھ گیا اور کمرے میں چھلانگے مارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سانپ بن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمرو عیار بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آیا۔ باہر آ کر سانپ نے طوطا ڈاکو کا رخ کیا اور اس کے پاؤں پر کاٹ کھایا۔ سانپ کے کاٹتے ہی طوطا ڈاکو نے ایک دردناک چیخ ماری اور مر گیا، جس کے بعد سانپ بھی تڑپنے لگا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ گوجی کاما اور طوطا ڈاکو کے مرتے ہی نہ وہاں قلعہ تھا اور نہ ہی ملکہ مانتری کا تاج۔ اس پر عمرو عیار حیران رہ گیا اور کوہ تلوان سے نیچے اترنے لگا۔ اس نے طوطا ڈاکو کو ہلاک کر کے لوگوں کو گوجی کاما جادوگر کے ظلم سے نجات دلا دی تھی، اس لیے وہ خوش تھا۔ کوہ تلوان سے اتر کر عمرو عیار ایک ندی کے کنارے پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا اور واپس ہو لیا۔ منہ دھونے سے اس کی آنکھوں سے کراماتی سرما نکل گیا تھا۔ این اسی وقت اسے ببر شیر جیسی بھیانک دھاڑ سنائی دی۔ عمرو عیار اس آواز پر چونک پڑا۔ کسی نظر نہ آنے والی بلا نے اسے للکار کر کہا، عمرو عیار، تم میرے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ سکتے۔ تم نے گوجی کاما اور طوطا ڈاکو کو مار کر اچھا نہیں کیا۔ عمرو عیار اس آواز پر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر دور دور تک اسے کوئی جاندار شے نظر نہ آئی۔ اس پر عمرو عیار نے سہمی ہوئی آواز میں پکارا، اے بھائی، کون ہو تم؟ سامنے آ کر شکل تو دکھاؤ۔ چھپ کر کیوں للکار رہے ہو؟ میں تمہیں چھپ کر نہیں للکار رہا، بلکہ تمہاری ہی طرف آ رہا ہوں اور آ کر تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ بلا غصے سے بولی، اگر مزہ چکھانے آ رہے ہو تو پھر میٹھا مزہ ہونا چاہیے، نمک کو میں پسند نہیں کرتا۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہیں مذاق سوج رہا ہے۔ بھائی صاحب، موت تو آخر ہر ایک کو آنا ہوتی ہے، اس سے کیا ڈرنا؟ مگر میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ پہلے تمہارا ایک بازو توڑوں گا، پھر دوسرا بازو، پھر ایک ٹانگ توڑوں گا۔ بس بس بھائی جان، اس سے آگے نہ کہنا، میرا دل بہت کمزور ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ بے ہوش ہو جاؤ گے، پھر بھی میری سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تم نے میرے دوست مارے ہیں، اس لیے میں تمہیں بھی ضرور ماروں گا۔
भाई साहब, आपके दोस्त गलती से मर गए हैं, माफ कर दें, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। नहीं, बस अब तुम मरने के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर पहुंच गया हूँ। बला ने ये ऐलान किया तो उमर अय्यार ने घबरा कर अपने गिर्द देखा। अचानक उसकी नजर एक इंतहाई बदशक्ल बला पर पड़ी, जो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई थी। वो बला बिल्कुल मगरमच्छ जैसी थी, लेकिन उसका सर बब्बर शेर के सर जैसा था और टांगे घोड़े की टांगों जैसी थी। उमर अय्यार उस बला को देखकर उछल पड़ा। इस पर बला ने गरज कर कहा, अब बताओ उमर अय्यार, तुमने मेरे दोस्त गोजी कामा और तोता डाकू को क्यों मारा है? भाई साहब, पहले आप बताएं, आप क्या शय हैं? आप जैसी बला मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम शोंगू है और मैं इस कदर ताकत का मालिक हूँ, अगर इस पहाड़ तलवान को टक्कर मार दूं तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ताकत के अलावा मेरे पास दुनिया के सारे मंत्र हैं। अच्छा, फिर तो मुझे आपसे दोस्ती कायम कर लेनी चाहिए। लाएं, मेरे साथ हाथ मिलाएं, आइंदा से हम पक्के दोस्त बन जाते हैं। मैं आज ही अपने शहर में पहुंचकर ऐलान कर देता हूँ, मैंने शोंगू पहलवान को अपना दोस्त बना लिया है। शोंगू को उमर अय्यार की इन बातों पर बेहद गुस्सा आया। उसने अपना मुंह खोला और जुबान उमर अय्यार की तरफ बढ़ा दी। शोंगू की जुबान उसी की तरह लंबी होकर सीधी उमर अय्यार की टांगों से लिपट गई, जिससे उमर अय्यार धड़ाम करके जमीन पर गिर गया। उमर अय्यार जो ही जमीन पर गिरा, शोंगू ने अपनी जुबान को अपने मुंह में खींचना शुरू कर दिया। अगले लम्हे उमर अय्यार शोंगू के पेट में चला गया, जिसके बाद शोंगू जिधर से आया था उधर को चल दिया। शोंगू के पेट में जाकर उमर अय्यार के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से जंबील में से कातिया मरहम निकाली और अपनी नाक के नथनों में लगा लिया। कातिया मरहम में ये खूबी थी कि उसकी वजह से सांस आसानी से लिया जा सकता था। उमर अय्यार का सांस दुरुस्त हुआ तो वो सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। शोंगू के पेट से बाहर कैसे निकला जाए? पता नहीं ये मुझे कहाँ लिए जा रहा है। उमर अय्यार के दिमाग में जब कोई तरकीब ना आई तो उसने सोचना बंद कर दिया और अपने दिल में कहा कि आइंदा जो होगा देखा जाएगा। चंद लम्हों के बाद उमर अय्यार ने महसूस किया कि शोंगू चलते चलते रुक गया है। उसी वक्त शोंगू ने एक बड़ा सा डकार मारा और उमर अय्यार शोंगू के पेट से निकलकर बाहर आ गिरा। बाहर आते ही उमर अय्यार ने देखा कि शोंगू उसे चुड़ैलों की वादी में ले आया था, क्योंकि वहां हर तरफ चुड़ैलें घूम फिर रही थी। इन चुड़ैलों ने शोंगू के सामने एक इंसान को देखा तो सब उधर आ गईं। तब शोंगू ने उन चुड़ैलों को देखा, यह वो मक्कार शख्स है जिसने मेरे प्यारे दोस्त गोजी कामा और तोता को हलाक कर दिया है, इसलिए मैं इसे गिरफ्तार करके अपने इलाके में ले आया हूँ। तुम इसे इतना तंग करो कि ये अपना गला आप काट कर मर जाए। यह कहकर शोंगू मटक मटक कर चलता दूर चला गया और चुड़ैलों ने उमर अय्यार के जिस्म पर नाखून मारने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो इतनी तेज आवाज में चीखें मारने लगी कि उमर अय्यार को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। वो जोर से चिल्लाया, अरे कमबख्तो, नाखून बेशक मारो मगर चीखे तो ना मारो, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। चुड़ैल ने जवाब में खी खी करके हंसने लगी और बोली, तुम चाहे हमारे आगे हाथ जोड़ो, हम करेंगी वही जो शोंगू कह कर गया है। अरे बदबख्तो, शोंगू की बातों में क्यों आती हो? मेरा कहा मानो, मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। हमने दौलत लेकर क्या करनी है? तुम अपनी दौलत को अपने पास रखो। अच्छा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जी नहीं, हमें नहीं फल चाहिए, हम तो तुम्हारा खून पियेंगी। मेरा लहू तो बहुत कड़वा है, उसे कैसे पी सकोगी? उसके बदले मैं तुम्हें शहद ला देता हूँ। हम शहद नहीं खाती, तुम खामखा हमारी मिन्नत समाजत कर रहे हो। कह जो दिया है कि हम वही करेंगी जो शोंगू कहकर गया है। वो हमारा बादशाह है, भला हम उसका हुक्म कैसे टाल सकती हैं? तुमने उसके दोस्तों गोजी कामा जादूगर और तोता डाकू को कत्ल करते ना तुम्हारा ये इंजाम होता। मुझे क्या पता था कि गोजी कामा और तोता डाकू को हलाक करने पर मेरा ये हशर होगा। बस फिर अपनी गलती की सजा भुगतो, हम तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगी। अच्छा, अगर तुमने मुझे तड़पा तड़पा कर मारना ही है तो पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। नहीं, हम तुम्हें पानी भी नहीं पिलाएंगी, भूखा प्यासा ही रखेंगी। उमर अय्यार को चुड़ैलों के इस जवाब पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उसे पी गया, क्योंकि अगर वो गुस्से का इजहार करता तो चुड़ैलों ने उसे और ज्यादा तकलीफ पहुंचानी थी। वो किसी तरह चुड़ैलों को अपने से दूर करना चाहता था ताकि जंबील से करामाती सुरमा निकाल कर आंखों में डाल ले और गायब हो जाए, लेकिन चुड़ैलें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। आखिर तंग आकर उमर अय्यार ने एक और चाल चली। उसने चुड़ैलों से दर्दनाक आवाज में कहा, तुम नाखून मार मार कर मेरी खाल उधेड़ रही हो। अगर मेरे पीर साईं ने देख लिया तो वो फूंक मारकर तुम सबको आग लगा देंगे। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। चुड़ैलों ने कह कहे मार कर कहा, हम तुम्हारे पीर साईं से भी नहीं डरती, वो आएंगे तो हम उनकी खाल भी नाखूनों से उधेड़ देंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता तुम मेरे पीर साईं को नाखून मार सको, वो बहुत करामात जानते हैं।
तो फिर क्या हुआ, हम पर उनकी करामत का कोई असर नहीं होगा। अच्छा ये बात है, तो फिर मुझे बुलाने दो अपने पीर साईं को, देखता हूँ तुम उनका क्या बिगाड़ लोगी। हाँ हाँ, शौक से बुलाओ उन्हें, हम कोई डरती हैं उनसे। ठीक है, तो तुम सब थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ, मैं पीर साईं को अभी बुलाता हूँ। उमरो यार की तरकीब कामयाब रही। चुड़ैलों ने गुस्सा खाकर उसे नाखून मारने बंद कर दिए और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। इसी दौरान में उमरो यार ने जंबील में से करामाती सुरमा निकालकर आंखों में डाला और फिर ग्लूटो बूटी जंबील में से निकालकर चुड़ैलों पर फेंक दी। ग्लूटो बूटी की बू सूंघते ही चुड़ैलें पागल हो गईं और आपस में लड़ने लगी, जिसके बाद उमरो यार इत्मीनान से आगे बढ़ गया। आगे जाके उसने जंबील से जख्मों को ठीक करने वाली मरहम निकालकर अपने बदन पर लगाई तो उसके सारे जख्म फौरन ठीक हो गए। फिर वो शोंगू की तलाश में निकल खड़ा हुआ। शोंगू का ठिकाना दुश्वार गुजार पहाड़ों में था। उमरो यार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पास पहुंचा तो उसे वहां 3 परियां मिली। इन परियों में से एक, जो ज्यादा खूबसूरत थी, उमरो यार से बोली, ए आदमजाद, तुम कौन हो और इधर क्या लेने आए हो? इस इलाके में आदमजाद का आना मना है। उमरो यार ने कहा, मेरा नाम उमरो यार है, इधर मैं शोंगू को ढूंढता हुआ आया हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है और इस इलाके में आदमजाद क्यों नहीं आ सकता है? मेरा नाम शोला परी है, मैं इस इलाके की मलका हूँ और इस इलाके का नाम जंजून है। यहाँ क्योंकि सारी परियां रहती हैं, इसलिए शोंगू ने इधर आदमजाद का आना बंद कर दिया है। जो आएगा पत्थर का हो जाएगा, लेकिन मैं तो पत्थर नहीं हुआ। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए हम हैरान हुई हैं कि शोंगू ने तुम्हें पत्थर क्यों नहीं बनाया। वो मुझसे डर कर छुप गया है। उसने मुझे क्या पत्थर बनाना है, मैं उल्टा उसे मार मार कर गधा बना दूंगा। शोला परी ने यह सुना तो वो डर गई। उसने जल्दी से उमरो यार से कहा, अगर तुम शोंगू को मार सकते हो फिर तो तुम बड़े बहादुर हो। मेरे सामने शोंगू के कोई हैसियत नहीं है, मैं तो सबको मजा चखाऊंगा। उमरो यार आंखें निकाल कर बोला, जिस पर शोला परी थर थर कांपने लगी। उसने उमरो यार के आगे हाथ बांध दिए और बोली, मुझे कुछ ना कहना, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। उमरो यार हीरे जवाहरात का सुनकर लालच में आ गया। उसने शोला परी से कहा, तो सारे हीरे जवाहरात फौरन मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उमरो यार की फरमाइश सुनकर तीनों परियां उस जगह से गायब हो गईं। कुछ देर बाद लौटी तो उनके हाथों में हीरे जवाहरात से भरे थैले थे, जिनको परियों ने उमरो यार के हवाले कर दिया। फिर शोला परी ने कहा, हम सारे हीरे जवाहरात ले आई हैं, अब हमें कुछ ना कहना। उमरो यार ने तीनों थैले खोल कर देखे। तीनों में कीमती जवाहरात भरे हुए थे। लिहाजा वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और शोला परी से बोला, ठीक है, अब तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये कहकर उसने हीरे जवाहरात वाले थैलों को कांधों के साथ लटका लिया, जिसके बाद परियां वहां से गायब हो गईं। परियों के गायब होते ही थैलों में पड़े हीरे जवाहरात बिच्छू बनकर थैलियों से बाहर निकल आए और उमरो यार को डंक मारने लगे। बिच्छुओं के डंक से उमरो यार दर्द से चीखे मारने लगा और फिर बेहोश हो गया। उमरो यार दोबारा होश में आया तो उसने खुद को एक दरख्त के साथ उल्टा लटका पाया। उमरो यार उस पर चीखे मारने लगा। उसी वक्त उसे शोंगू की आवाज सुनाई दी, ओए उमरू के बच्चे, रोता क्यों है? तुमने मेरे दोस्तों गोजी कामा और तोता डाकू को मारा है, अब मैं तुम्हें मारता हूँ तो चीखे क्यों मारते हो? उमरो यार शोंगू की आवाज सुनकर बोला, शोंगू डोंगू, मुझे मारना है तो यकदम क्यों नहीं मार देते, तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? उसके जवाब में शोंगू जोर जोर से कहके मारने लगा। अब उमरो यार ने उल्टे लटके हुए गौर से देखा तो शोंगू उसे उस दरख्त के नीचे बैठा नजर आया। इस पर उमरो यार दोबारा बोला, बेजराफे के बच्चे, मुझे जल्दी दरख्त से नीचे उतार, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। शोंगू ने उसके जवाब में दरख्त पर फूंक मार दी, जिससे दरख्त उमरो यार समेत उड़ने लगा और उड़ता उड़ता दूर चला गया। दरख्त के उड़ने से उमरो यार को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मुसलसल चीख रहा था। दरख्त बहुत दूर जाके फिर उसी जगह पलट आया जहाँ शोंगू बैठा हुआ था। शोंगू ने उमरो यार की बुरी हालत देखी तो कह कहा मार कर बोला, उमरू चुमरू, अब बताओ तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हुआ है या नहीं? मेरा दिमाग तो पहले भी दुरुस्त था शोंगू कांगू, इसीलिए तो मैंने तोता डाकू और गोजी कामा जादूगर को कत्ल किया था। मगर मालूम होता है तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं है, इसलिए तुम मेरे गुस्से को हवा दे रहे हो। अब भी वक्त है शोंगू, मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें भी तोता डाकू के पीछे रवाना कर दूंगा। शोंगू को उमरो यार की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त दरख्त की टहनियों की तरफ फूंक मारी, जिससे हजारों शहद की मक्खियां उमरो यार के जिस्म से चिमट गईं और उसे डंक मारने लगी। उमरो यार को शहद की मक्खियों ने डंक मारने शुरू किए तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए शोंगू कोंगू, इन शहद की मक्खियों को रोको, ये मेरे जिस्म में सुइयां चबो रही हैं, जल्दी करो नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन शोंगू कह कहे मारता रहा।
आखिर उमरो यार शहद की मक्खियों की वजह से बेहोश हो गया। दोबारा बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को बर्फ के पहाड़ पर लेटा हुआ पाया। बर्फ की वजह से उसका बदन बुरी तरह से कांप रहा था। इस पहाड़ पर दूर दूर तक बर्फ बिखरी हुई थी। उमरो यार ने उधर शोंगू को ढूंढा, मगर शोंगू उसे कहीं नजर ना आया। इस पर उमरो यार ने चुपके से जंबील में हाथ डालकर करामाती सुरमा निकाला और उसे आंखों में डाल लिया। करामाती सुरमा लगाने से उमरो यार नजरों से गायब हो गया, जिसके बाद उसने बर्फ पर एक तरफ को दौड़ना शुरू कर दिया। बहुत दूर जाके वो एक ऐसी जगह रुक गया और सोचने लगा कि शोंगू को कैसे ढूंढे। उसी वक्त उसने बहुत सारे दियो उधर आते देखे। उमरो यार समझ गया कि वो दियो उसे ही तलाश कर रहे हैं और उन्हें शोंगू ने भेजा होगा। वो 10 दियो थे। उन्होंने उमरो यार के सर पर आकर मुंह से बहुत करख्त आवाज निकाली, उमरो कहाँ हो तुम? जल्दी जवाब दो, नहीं तो हम पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उमरो यार जवाब में खामोश रहा और ये देखता रहा कि दियो जाते किधर को हैं। दियो उसे आवाजें देते एक तरफ को उड़ गए तो उमरो यार भी चीते की रफ्तार से उस तरफ को दौड़ने लगा। जरा सी देर में दियो एक बहुत गहरे कुएं में उतर गए। इतनी देर में उमरो यार भी उसी कुएं के किनारे पर पहुंच गया और दियों के पीछे पीछे कुएं में उतर गया। कुएं में उतरकर उसने देखा कि सामने एक बहुत पुराना और खौफनाक किला था। वो सारा किला काले रंग के पत्थरों से बना हुआ था। उमरो यार जो ही उस किले में दाखिल हुआ, उसने वहां हर तरफ दियो और चुड़ैलें घूमती फिरती देखी। उमरो यार ने दियों और चुड़ैलों को देखकर जंबील में से वो मरहम निकालकर अपने माथे पर लगा ली, जिसके लगाने से उसके जिस्म की बू खत्म हो जाती थी। फिर किसी दियो को उसकी बू नहीं आती थी। इस काम से फारिग होने के बाद उमरो यार शोंगू को ढूंढने लगा। उस किले में बेशुमार कमरे थे। उमरो यार ने उन सब कमरों को देख डाला पर शोंगू उसे न मिला। इससे उमरो यार बड़ा परेशान हुआ कि शोंगू कहाँ गया। वो ये सोचता चला जा रहा था कि एक कमरे के दरवाजे पर उसने बहुत सारे दियो खड़े देखे। उन दियों के हाथों में भारी भरकम गुर्ज थे। इस पर उमरो यार को शक हुआ कि इस कमरे के अंदर जरूर शोंगू होगा। इतने ज्यादा दियो यहाँ पहरा दे रहे हैं। वो इस कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन में से ग्लूटो बूटी निकाली और देवों पर फेंक दी। ग्लूटो बूटी ने तमाम देवों को पागल कर दिया। वो एक दूसरे को गुर्ज मारने लगे। देव एक दूसरे का सर गुर्ज मारकर फाड़ने लगे। दरवाजे के आगे से देव हटे तो उमरो यार जल्दी से उस कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में जाके उसे पता चला कि वो कमरा नहीं था, बल्कि उसके अंदर तहखाने को जाने वाली सीढ़ियां थी। उमरो यार उन सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में गया तो क्या देखता है कि उस तहखाने में शोंगू, गोजी कामा जादूगर और तोता डाकू बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर उमरो यार दंग रह गया, क्योंकि गोजी कामा जादूगर और तोता डाकू को तो उसने हलाक कर दिया था, फिर वो कैसे जिंदा हुए थे। उमरो यार अभी इस गुत्थी को सुलझा रहा था कि उसने शोंगू की आवाज सुनी। शोंगू ने गोजी कामा जादूगर और तोता डाकू को मुखातिब करके कहा, लो भाई दोस्तों, मैंने 15 दिन मतवातर मेहनत करके जादू मंत्र के जरिए तुम दोनों को दोबारा जिंदा तो कर लिया है, मगर साथ ही ये भी बता देता हूँ कि इस दौरान में मैं उमरो यार को नहीं मार सका। वो कमबख्त अभी जिंदा है और मुझे शक है कि वो जरूर मेरे किले में घुस आया है। अब तुम उसका मुकाबला करो और उसे मार दो। ये सुनते ही गोजी कामा जादूगर ने पहले तो शोंगू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें जिंदा किया था। फिर कहा, शोंगू दोस्त फिक्र ना करो, उमरो यार अगर तुम्हारे किले में घुस भी आया है तो मेरा बहादुर तोता डाकू उसे जिंदा नहीं रहने देगा। तोता डाकू गोजी कामा जादूगर के इस ऐलान पर खड़ा हो गया और सीना फुलाकर बोला, हाँ शोंगू यार घबराओ नहीं, तुमने हम पर एहसान किया है तो हम उसका बदला जरूर चुकाएंगे। उमरो यार को मैं अभी चोटी की तरह मसल दूंगा, मैं उसकी सारी मक्कारी निकाल दूंगा। तुम दोनों यही रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ कि उमरो यार किले में दाखिल हो गया है या नहीं। उमरो यार उन तीनों की बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में कहता रहा कि बदमाशो, अभी करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। फिर जो ही उमरो यार ने देखा कि तोता डाकू उसे ढूंढते तहखाने से बाहर जाने लगा है तो वो होशियार हो गया और जब तोता डाकू उसके करीब से गुजरने लगा तो उसने बड़ी फुर्ती से तोता डाकू को दोनों हाथों पर उठाकर शोंगू और गोजी कामा पर पटक दिया। गोजी कामा और शोंगू इससे समझ गए कि उमरो यार तहखाने में दाखिल हो गया है, इसलिए जल्दी से मंत्र पढ़कर चारों तरफ फूंके मारने लगे। लेकिन इन मंत्रों का उमरो यार पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उमरो यार ने जबील में से करामाती चाबुक निकाल लिया और उससे शोंगू, गोजी कामा जादूगर और तोता डाकू को पीटने लगा। उसने चाबुक मार मार कर उन तीनों की खाल उधेड़ दी। तोता डाकू, गोजी कामा जादूगर और शोंगू
کچھ دیر تک چابک کھاتے رہے، پھر بے ہوش ہو کر گر گئے، جس پر عمرو عیار نے چابک کو زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے خنجر نکال لیا۔ وہ خنجر بہت تیز تھا۔ عمرو عیار نے اس خنجر کے ساتھ پہلے شونگو کا گلا کاٹا، پھر گوجی کاما جادوگر کو ہلاک کیا اور آخر میں طوطا ڈاکو کا پیٹ چاک کر دیا۔ تینوں ظالم بلاؤں کو ہلاک کرنے کے بعد عمرو عیار بڑی تیزی سے تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ تہہ خانے سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران جگہ پر کھڑا تھا۔ نہ وہاں شونگو کا قلعہ رہا تھا، نہ ہی اس کی دیو اور چڑیلیں نہیں تھی۔ تینوں بلاؤں کے مرتے ہی ہر شے ختم ہو گئی تھی، لہذا عمرو عیار نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے شہر کو چل دیا۔